सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जो कि सिविक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है। आपको ये पता होगा कि ये हमारा तीसरा लेक्चर है इस सेशन का, यानी कि सिविक्स का जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आज हम इसके कंप्लीट एस्पेक्ट को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करके डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस सीरीज के अंतर्गत हमने अब तक 4 लेसन्स का कंप्लीट फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन कर लिया है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, और आज जो हम सेशन पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये चैप्टर आपको इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अध्याय चैप्टर कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन एक मोरालिटी, एक सोशल एनिमल होने की वजह से हम सभी को इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके जितने भी एस्पेक्ट है हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं और डेली हम इस चीज़ को फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो इस चैप्टर को हमें इसलिए भी ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि इसका हमें समाज में इसका यूज करना चाहिए। इन सभी चैप्टर के जो गाइडलाइंस है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। और चैप्टर हमारा है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, यानी कि लिंग, धर्म और जाति। ये चैप्टर हमारे सोशल डिफरेंसेस पर बेस है और इसके सभी एस्पेक्ट उसी पर ही आधारित है। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में कि जेंडर, रिलीजन, कास्ट से संबंधित क्या सोशल डिफरेंसेस हैं, इसका क्या पॉजिटिव आउटकम है, क्या नेगेटिव आउटकम है, और क्या कैसे समाज हमारा इन सभी चीज़ों पे बेस्ड है और इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। सो आई होप आप इस चैप्टर का जो बेसिक थीम है उसको आप समझ चुके होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कितने कंटेंट से रूबरू हमको इस पूरे चैप्टर में समझना है, कितने चैप्टर, कितने कंटेंट और कितने पेजेस पूरे एनसीईआरटी में इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो आप देख पा रहे होंगे लगभग 6 दुना के 12, लगभग 12 पेजेस पूरे इस पेज में, इस चैप्टर में हमें देखने को मिलते हैं। और हमारे पूरे कंटेंट इन्हीं 12 पेजेस से घिरे हुए हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर का बेसिक थीम, ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन। फिर हम देखेंगे जेंडर पॉलिटिक्स, यानी 3 प्रमुख कंटेंट इस चैप्टर में है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एंड कास्ट एंड पॉलिटिक्स। इन्हीं 3 चैप्टर, इन्हीं 3 पिलर्स पे ये पूरा चैप्टर क्या हुआ है, हमारा टिका हुआ है। तो जेंडर पॉलिटिक्स देखेंगे, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स देखेंगे, और लास्ट वन इज दैट कास्ट एंड पॉलिटिक्स। और कास्ट एंड पॉलिटिक्स में 2 सब टॉपिक्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। एक आपका कास्ट इन पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिक्स इन कास्ट। देखने में थोड़े से डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, हम इनके सभी एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे और फाइनली कंक्लूजन, और इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो आई होप आप इस चैप्टर के फॉर्मेट को किस वे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसको आप समझ चुके होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले सीधे हम आगे बात करते हैं ओवरव्यू की, और चैप्टर हम अपना करते हैं क्या, स्टार्ट। चैप्टर हमारा है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अगर बात करें इस चैप्टर के ओवरव्यू की, तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, ये जो जेंडर है, ये जो रिलीजन है, ये जो कास्ट है, ये है क्या, ये समाज में डाइवर्सिटी, जो समाज में सोशल डिफरेंसेस है, समाज में जो डिफरेंसेस है, उन सभी चीज़ों के 3 फॉर्म हैं। समाज में जो डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बहुत सारी कई आधार पर डिफरेंसेस एग्जिस्ट किया करते हैं समाज में, लेकिन उस समाज के सिर्फ 3 प्रमुख डिफरेंसेस को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। यानी 3 आधार पर जो डिफरेंसेस हर समाज में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे विश्व की बात की जा रही है, तो इस पूरे विश्व में डिफरेंसेस हर सोसाइटीज में होते हैं। और हम उन सभी डिफरेंसेस को नहीं डिस्कस करते हुए 3 प्रमुख डिफरेंसेस को इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें पढ़ना है, समझना है, जानना है। वो डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। यानी कि ये पूरा चैप्टर क्या है, सोशल डिफरेंसेस और सोशल डाइवर्सिटीज पर ही क्या है, डिपेंडेंट है, जिसमें कि हम तमाम प्रकार के डिफरेंसेस को पढ़ेंगे और उसको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में उसका इंप्लीमेंटेशन कराएंगे, क्या उसका इंपैक्ट पड़ता है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है कि नहीं, इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी समाज में जो डिफरेंसेस हैं, कितने, 3, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, और इन तीनों डिफरेंसेस के क्या प्रभाव पड़ते हैं, पॉजिटिव क्या पड़ते हैं, निगेटिव, और उसका क्या आउटकम आता है। इस तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को लेकर चलेंगे। अगर बात करें इस चैप्टर के ओवरव्यू की, तो लिखा हुआ है शुरुआत में ही कि द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डजंट थ्रेटन डेमोक्रेसी। यानी कि जो समाज में, हमारे देश में जो सोशल डाइवर्सिटीज है, जो क्या है, सोशल डाइवर्सिटीज है, वो हमारे देश के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं है। देखिए, कहा भी जाता है कि जो विविधताओं का, भारत क्या है, विविधताओं का देश है, और हर देश में अगर विविधताएं ना हो
तो वो देश का जो बोल सकते हैं जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा। जितनी डाइवर्सिफिकेशन होता है किसी भी स्थान पे, किसी भी पर्सपेक्टिव में, वो उतना ही अच्छा होता है, वो खतरा नहीं होता है। अगर हमारे देश में जातिगत असमानताएं हैं, धर्म के लेकर जो है तमाम धर्म हैं, तमाम जातियां हैं, तमाम कास्ट हैं, तो वो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो खतरा नहीं है, लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि हम चाहें तो इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। यानी कि जो डिफरेंसेस है उसको हम डिवीजन में ना बंटने दें, हम उस डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करें और साथ मिलकर रहें। जैसे कि एक गुलदस्ते में तमाम फूल होते हैं, एक गुलदस्ते में सिर्फ एक प्रकार का जो फूल हो तो अच्छा तो लगेगा, बुरा भी लग सकता है, लेकिन उसमें कई प्रकार के फूल हों तो गुलदस्ते का जो है शोभा कुछ अलग ही होती है। यानी कि डाइवर्सिफिकेशन हमारे देश की सुंदरता भी बन सकती है, जो सेलिब्रेशन भी बन सकता है और डिवीजन भी बन सकता है। और डिवीजन बना है तो उसका क्या आउटकम आया है और उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, वही सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। यानी कि जो एग्जिस्ट करती हुई सोशल डिफरेंसेस हैं वो डेमोक्रेसी के लिए थ्रेटन नहीं है। Political expression of social differences is possible and sometimes quite desirable in a democracy system। देखिए, हम जानते हैं कि जो सोशल डिफरेंसेस है कभी कभी हम उनका क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कर सकते हैं, और पॉलिटिकल एक्सप्रेशन करना संभव भी होता है। देखिए, अगर कोई भी डिफरेंसेस है और कभी कभी हम चाहते हैं कि ये डिफरेंसेस का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हो, और ये हम चाहते भी हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम जब पढ़ेंगे जेंडर का, पढ़ेंगे रिलीजन का, पढ़ेंगे कास्ट का, तो जेंडर का जिस प्रकार से पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हुआ तो उसका कुछ आउटकम आया, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम उसको पढ़ेंगे। जब रिलीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हुआ, रिलीजन के साथ जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हुआ, रिलीजन को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया गया, तो उसका भी कुछ रिजल्ट आया पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। कास्ट का भी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हुआ तो उसका भी कुछ रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आया। यानी कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की वजह से जेंडर का क्या प्रभाव पड़ता है, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की वजह से जेंडर की स्थिति में क्या सुधार होता है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। रिलीजन में भी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन करने से उसका क्या पॉजिटिव आता है, क्या नेगेटिव आता है। उसी तरह कास्ट का भी। तो ये चीजें, मतलब जेंडर हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, इनका जब हम पॉलिटिकल एक्सप्रेशन करते हैं, और कभी कभी ये करना जरूरी भी होता है। ऐसा क्यों? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर हम इस पूरे चैप्टर में जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। और हम जानते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस, जो कि अलग अलग फॉर्म लेती हैं, सोशल डिवीजन का, सोशल इनइक्वालिटीज का। और ये सभी सोशल डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। इन ईच केस वी लुक एट द नेचर ऑफ दिस डिवीजन इन इंडिया। और हर केस में हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे कि जेंडर डिवीजन का इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा, रिलीजन का इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ा, कास्ट का इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ा, एंड हाउ इट गेट एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। और ये कैसे पॉलिटिक्स में, यानी जेंडर कैसे पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस हुआ, रिलीजन कैसे पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस हुआ, और कास्ट किस प्रकार से पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस हुआ, एंड हाउ इट गेट एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। विल लुक आल्सो वेदर डिफरेंस एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन दिस डिफरेंसेस आर हेल्दी आर अदरवाइज इन डेमोक्रेसी। और हम ये भी देखेंगे कि इन सभी सोशल डिफरेंसेस का पॉलिटिकल एरिना में जो एक्सप्रेशन हुआ है वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है कि नहीं। यानी कि जेंडर को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना हमारे देश के लिए अच्छा है कि नहीं, रिलीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन करना वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है कि नहीं, कास्ट का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन करना हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है कि नहीं। ऐसी तमाम चीज़ों के, ऐसी तमाम प्रश्नों के उत्तर हम पूरे चैप्टर में देने वाले हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि हमको क्या पढ़ना है। हमको पढ़ना है सोशल डिफरेंसेस के बारे में, और उसी में 3 प्रकार के सोशल डिफरेंसेस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और इसके बाद उसको हम अपने गवर्नमेंट के साथ उसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कराएंगे और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इस चीज को हम एनालाइज करते हुए इसके आउटकम पे हम लोग बातें करेंगे। तो आई होप आप इस चैप्टर को समझ चुके होंगे कि हमको क्या पढ़ना है। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में जेंडर, रिलीजन, कास्ट, यानी कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट तीनों को हम पॉलिटिक्स से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। यानी तीनों का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे और फिर उससे उसका आया हुआ आउटकम देखेंगे। यानी कि सबसे पहला जो हेडिंग है आपकी बुक जब आप उठाइए तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स नाम से आपको देखने को मिलता है। जेंडर और पॉलिटिक्स, अब ये क्या टॉपिक है, इस पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। जेंडर एक ऐसी चीज है जब इस चैप्टर को हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे तो हमें महसूस होगा कि बिफोर एक्सप्रेशन और आफ्टर एक्सप्रेशन हमें कुछ कंडीशन देखने को मिलती है। यानी कि जब जेंडर का पहले एक्सप्रेशन नहीं हुआ था तो मेल और फीमेल में कुछ इस तरीके से डिफरेंसेस थे। आज भी डिफरेंसेस हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, डिफरेंसेस आज भी हैं।
मतलब इस चीज़ को मैं सहमति नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जिसे कहने का मतलब ये है कि आप महसूस करते होंगे कि घर के अंदर का काम आज भी महिलाएं कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं बाहर भी काम कर रही हैं, और घर के बाहर काम पुरुष कर रहे हैं, बहुत सारे पुरुष भी घर के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन मैक्सिमम केस में आज भी लगभग वो चीज़ें, आज भी वो स्टीरियोटाइप है समाज में, आज भी वो स्टीरियोटाइप व्याप्त है, एग्जिस्ट है। यानी कि बिफोर एक्सप्रेशन प्रभाव कुछ ऐसा था, और आफ्टर एक्सप्रेशन लगभग हम इसकी उम्मीद करते हैं कि लगभग इक्वलिटी आ जाए, जेंडर बेस पे जो इनइक्वलिटीज है वो इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि टॉपिक हमारा शुरू होता है पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन से, किस जेंडर के आधार पे समाज का सोसाइटी का किस प्रकार से पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन किया गया, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या आया कि वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। समझिए, जेंडर को लेके पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन कर दिया गया, स्पेसिफिक जेंडर का पब्लिक डिवीजन कर दिया गया, स्पेसिफिक जेंडर का प्राइवेट डिवीजन, मतलब इसको मान लिया गया कि पब्लिकली काम करेगी, ये जो है प्राइवेटली काम करेगी, जेंडर डिवीजन। अब जब ऐसा होता है तो उसके तमाम नेगेटिव एस्पेक्ट मिलते हैं। अब उसका सॉल्यूशन जो ये आया कि अगर हम वुमेन्स का यानी महिलाओं के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, भेदभाव हुआ है, और जब भेदभाव हुआ है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो उसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि समस्या और उसका क्या समाधान। लिखा है, लेट अस बिगिन विद द जेंडर डिवीजन। दिस इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर बट इज रेयरली रिकॉग्निशन इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। कह रहा है कि जो जेंडर डिवीजन है वो क्या है, अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन है, एक वंशानुक्रम मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला जो है सामाजिक विभाजन वाला सामाजिक विभाजन है। जेंडर डिवीजन क्या है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला क्या है, सामाजिक विभाजन है, जो कि हमें अपने चारों तरफ देखने को मिलता है, लेकिन बड़े ही रेयरली में उनको जो है पहचान मिली है पॉलिटिक्स में, यानी कि बहुत कम उसका एक्सप्रेशन हुआ है पॉलिटिक्स में। और जिसमें कि जेंडर के बारे में एक बात बोल रहा है कि जेंडर डिवीजन टेंड टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। जेंडर को कुछ इस तरीके से समझा जाता है कि जेंडर जो है वो इस प्रकार से समझा जाता है कि वो नेचुरल भी है और अनचेंजेबल भी है, कि जो जेंडर डिवीजन या जेंडर को लेकर जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, जो स्टीरियोटाइप बने हुए हैं, वो नेचुरल हैं और वो अनचेंजेबल है, मतलब प्रकृति ने उसको बनाया है, और वो अनचेंजेबल भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, लाइक दैट सेक्स। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझना पड़ेगा, सेक्स वर्सेज जेंडर। क्या समझना पड़ेगा, सेक्स वर्सेज जेंडर। हम पहले सेक्स वर्सेज जेंडर को समझते हैं, सेक्स वर्सेज जेंडर। अब देखिए, जेंडर को क्या समझा जाता है, सेक्स की तरह, कि ये जो है नेचुरल है और अनचेंजेबल। कोई लड़का पैदा हो रहा है तो ये नेचुरल चीज है, कोई लड़की पैदा हो रही है तो वो एक नेचुरल चीज है, लेकिन ये इसमें कोई मानव का इंटरवीन नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं है कि मनुष्य ने इसको ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं, वो नेचुरल है। लड़की पैदा हो रही है, नेचुरल। लड़का पैदा हो रहा है तो क्या है, नेचुरल है। लेकिन उसी तरीके से उसी आधार पर जेंडर को भी ये मान लिया जाता है कि जेंडर भी क्या है, नेचुरल है और अनचेंजेबल है। ये प्राकृतिक रूप से ये भी प्राकृतिक है और ये जो है अपरिवर्तनीय है। जबकि हम ये जानते हैं कि जो जेंडर है वो सोसाइटियल कंस्ट्रक्शन है, सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन है। किसका है, सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन है, यानी समाज ने इसको बनाया है। जेंडर को किसी प्रकृति ने नहीं बनाया। जेंडर की जो थियरी है वो सोसाइटियल कंस्ट्रक्शन है, समाज ने इसको बनाया है। जबकि सेक्स जो है नेचुरल कंस्ट्रक्शन है। क्या है, नेचुरल कंस्ट्रक्शन है, ये प्राकृतिक चीज है। मतलब सेक्स क्या है, प्राकृतिक चीज है, जबकि जेंडर क्या है, सोसाइटियल स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, यानी सोसाइटी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है जेंडर को, कि जैसे कोई लड़की पैदा हो रही तो लड़की पैदा हो रही, प्राकृतिक है, लड़का पैदा और लड़का पैदा और प्राकृतिक है। लेकिन लड़का ऐसा होगा ये समाज ने बनाया, लड़की ऐसी होगी ये समाज ने बनाया। यानी जो जेंडर होता है वो सोसाइटियल कंस्ट्रक्ट होता है, सोसाइटी ने इसको बनाया हुआ है। और जबकि जो सेक्स है उसको प्रकृति ने बनाया, प्रकृति प्रदत्त चीज है। तो वही चीज लिख रहा है कि जेंडर डिवीजन को भी कुछ इस प्रकार से समझा जाता है कि वो भी नेचुरल है और अनचेंजेबल है, जबकि ये बात गलत है। हाउएवर इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। जबकि बता रहा है कि जो जेंडर डिवीजन है वो बायोलॉजिकल बेस्ड नहीं है, बल्कि वो सोशल एक्सपेक्टेशन और सोशल स्टीरियोटाइप पर बेस्ड है। समाज की उम्मीदों और समाज की जो रूढ़िवादिताएं हैं उस पर आधारित है। ये नेचुरल और अनचेंजेबल नहीं, ये बात गलत है। ये जेंडर को समाज की एक्सपेक्टेशन और समाज की जो स्टीरियोटाइप है उसने जेंडर डिवीजन को बनाया हुआ है, जबकि ये प्राकृतिक चीज नहीं, जबकि हम मान के चलते हैं कि ये प्राकृतिक है। तो जेंडर
जब हम ऐसा सोच लेते हैं कि जेंडर डिवीजन क्या है, वो नेचुरल है और अनचेंजेबल है, तो इसकी वजह से पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन समाज में ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर यानी पुरुष और महिला के आधार पे विभाजन क्रिएट हो जाते हैं। क्या होता है वो पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन कि बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। ये मान लिया जाता है कि जो बॉयज और गर्ल्स में किस प्रकार से जो है कुछ इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट के साथ लाए जाते हैं कि बिलीव जाता है कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन है वो हाउस वर्क करना है और बच्चों की देखभाल करना है। यानी घर के सभी काम करना किसकी जिम्मेदारी है? महिलाओं की जिम्मेदारी है। और बच्चों की देखभाल करना भी किसकी जिम्मेदारी है? महिलाओं की। जिसकी वजह से रिफ्लेक्टेड होता है क्या? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी सेक्स के आधार पे डिवीजन क्रिएट हो जाता है। वो भी किसका? श्रम का, काम करने का जो है विभाजन हो जाता है सेक्स के आधार पे कि पुरुष ये काम करेगा, महिला ये काम करेगी। यानी कि वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम, यानी घर के अंदर का सारा काम कौन करेगा? वुमेन करेगी। जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रेन, इसे तमाम काम जो है महिलाएं करेगी घर का काम। और वही पुरुष जो है जितने भी आउटसाइड वर्क होंगे, घर के बाहर के जितने भी काम होंगे वो सब पुरुष करेंगे। यानी कि जेंडर को नेचुरल और अनचेंजेबल समझने की वजह से, समाज की एक्सपेक्टेशन, समाज के स्टीरियोटाइप पर बेस्ड होने की वजह से पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन शुरू होता है, जिसमें यह माना जाता है कि घर के अंदर के सारे काम महिलाएं करेंगी और घर के बाहर के सारे काम पुरुष करेंगे। चाहे घर के अंदर का सारा काम जैसे खाना बनाना हो, साफ सफाई करनी हो, कपड़े धोना हो, सिलाई करना हो, बच्चों की देखभाल करना हो, ये सारे काम घर के जो अंदर के सारे काम हैं वो महिलाएं करेंगी। घर के बाहर के सभी काम जितने भी आउटसाइड वर्क होंगे घर के वो पुरुष करेंगे। ये यानी कि सेक्सुअल डिवीजन पहला रिफ्लेक्ट होता है जेंडर डिवीजन की वजह से। पारिश्रमिक का यानी काम करने का विभाजन हो जाता है सिर्फ और सिर्फ जेंडर डिवीजन की वजह से। अब यहाँ पे एक टर्म आता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है? तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर वही होता है सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम आइदर डन बाय द वुमेन्स ऑफ द फैमिली आर ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर। यानी एक ऐसा डिवीजन, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि घर के अंदर के सारे काम या तो महिलाओं के द्वारा डन हो किए जाए या महिलाएं किसी डोमेस्टिक हेल्पर का लेके खुद मतलब करना तो महिलाओं को ही पड़ेगा। यानी महिलाएं या तो खुद करें या तो किसी की डोमेस्टिक हेल्पर की, किसी घरेलू मेड की, मतलब जिसकी भी हेल्प लेके उस काम को वो संपन्न कराएं, या तो खुद करें या करवाएं। यानी कि यही कॉन्सेप्ट कहलाता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये कह रहा है कि इट इज नॉट दैट मेन कैन नॉट डू हाउस वर्क, दे सिंपली थिंक दैट इट इज फॉर द वुमेन टू अटेंड दिस थिंग्स। ऐसा नहीं कि वो पुरुष ये काम नहीं कर सकते, जबकि पुरुष ये सोचते हैं कि ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्या है, ये इन सभी कामों को अटेंड करना वुमेन की जिम्मेदारी है। एंड व्हेन द जॉब्स आर पेड मेन आर रेडी टू टेक अप दिस वर्क। और जब यही काम मतलब यही जो जितने भी काम, चाहे साफ सफाई हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे टेलरिंग हो, इन सभी काम के एवज में अगर वेज दिया जाता है, पेमेंट दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, तब मेन आर रेडी टू टेक अप दिस वर्क। तब पुरुष भी इस कार्य को करने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। यानी कि ये आप बड़े बड़े होटलों में देखे होंगे तो महिलाएं खाना नहीं बनाती, बना सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आपको पुरुष ही मिलेंगे खाना बनाते हुए। क्यों? व्हेन दीज जॉब्स आर पेड, जब ये काम के बदले में दाम मिलता है तो पुरुष भी तैयार हो जाता है इस काम करने के लिए। लेकिन जब पैसा नहीं मिलता है तो वो मानता है कि घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी महिलाओं की। सो मोस्ट टेलर्स आर कुक्स इन होटल्स आर मेन। अधिकतर जो टेलर्स होते हैं और होटल में जो सेफ होते हैं वो सब पुरुष ही देखने को मिलते हैं। इट इज नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर। महिलाओं के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा है कि ऐसा नहीं कि महिलाएं घर के बाहर काम, महिलाएं भी घर के बाहर काम करती हैं। जैसे विलेज के एरिया में बात की जाए कि वुमेन जो है पानी लाती हैं कुओं से, फ्यूल जो है लकड़ियों को कलेक्ट करती हैं, और तमाम खेतों के भी बहुत सारे काम को महिलाएं भी करती हैं। वहीं अर्बन एरिया की बात करें तो जो पुअर वुमेन होती हैं वर्क एज ए डोमेस्टिक हेल्पर, तमाम घरों में डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम करती हैं। मिडिल क्लास होम के घर में काम करती हैं, वाइल जो मिडिल क्लास की जो वुमेन होती हैं वो ऑफिसेज में काम करती हैं। जो पुअर महिलाएं होती हैं मिडिल क्लास के घर पर डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करती हैं, यानी वो भी घर के बाहर का काम करती हैं। इन फैक्ट द मेजोरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट्स ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू द डोमेस्टिक लेबर but their work is not valued and does not get recognition। कह रहा है कि in fact the majority of women, अधिकतर जो महिलाएं हैं इस तमाम प्रकार के सॉर्ट ऑफ पेड वर्क को करती हैं, लेकिन इन पेड वर्क के साथ साथ वो डोमेस्टिक लेबर को भी परफॉर्म करती हैं। अगर वो कहीं बाहर जॉब कर रही हैं तो बाहर जॉब के बाद वो घर का भी काम वो उसी के साथ पैरेलल में मेंटेन करती है। फिर भी देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। फिर भी उनके कार्यों की कोई पहचान नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई जो है उस पर चर्चा भी नहीं होती है। यानी कि हम समझ चुके हैं पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन में सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर किस तरीके से समाज में बन चुका है कि ये काम जो है महिलाएं करेंगी, ये काम कौन करेगा? पुरुष करेगा।
और वही काम जो है जब पेड होगा तो पुरुष भी इसको करने के लिए तैयार होगा, और महिलाएं जो है घर के जितने भी अंदर के काम है वो सब परफॉर्म करेंगी। यानी कि पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन की वजह से रिजल्ट क्या आता है कि ऑल्दो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटीज, अगर ह्यूमैनिटी का देखा जाए लगभग महिलाएं आधी होती हैं, मतलब कि अगर 50% पुरुष माना जाए तो 50% महिलाएं भी हैं। सो देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इन मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटी, उनका पब्लिक लाइफ बिल्कुल मिनिमल है, और स्पेशली पॉलिटिक्स में सोसाइटी में तो उनका बहुत रोल जो है, उनकी भूमिका क्या है, कम से कम है। अर्लियर ओनली मेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर, वोट एंड कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिस, चाहे पब्लिक ऑफिस हो, चाहे वो पब्लिक डिबेट की बात हो, पब्लिक अफेयर का कोई मामला हो, उन सभी चीज़ में सिर्फ मेन को ही अलाउ है, महिलाओं को अलाउ नहीं है कि वो सामाजिक मामलों में वो हस्तक्षेप कर सके, उसमें जाके वो बातें कर सके। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते भी हैं, और जिसकी वजह से जेंडर इशू जो है पॉलिटिक्स में क्या होने लगा, रेज्ड होने लगा। मतलब जब इस प्रकार से सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स होने लगा, तब जाके ये बातें धीरे धीरे पॉलिटिक्स में क्या होने लगी, एक्सप्रेस होने लगी। और जब पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होने लगी तो उस वक्त जो फेमिनिस्ट, बहुत सारे फेमिनिस्ट लोग थे, वो तमाम मूवमेंट करने लगे और डिमांड करने लगे कि देयर वेयर एजिटेशन इन द डिफरेंट कंट्री फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट टू द वुमेन। शुरुआत में महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे, आपने पढ़ा भी होगा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले केस में भी पढ़ा, महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार नहीं था, ये तमाम चीज़ें थी। तो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में इनके वोटिंग राइट को एक्सटेंशन देने के लिए तमाम जो है एजिटेशन मूवमेंट, तमाम चीज़ें होने लगी। देयर एजिटेशंस डिमांडेड इनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस फॉर वुमेन, इंप्रूविंग देयर एजुकेशनल करियर अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि ये सभी जो एजिटेशन थे, डिमांड क्या करते थे कि उनके जो पॉलिटिकल और जो लीगल स्टेटस है उनको इन्हेंस कर दिया जाए, साथ ही साथ जो है उनका जो है एजुकेशनल और जो करियर अपॉर्चुनिटी वाली व्यवस्था है उसको सुधार किया जाए। और यहाँ तक कि जो मोर रेडिकल मूवमेंट थी उनका तो ये लक्ष्य था कि इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, कि पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी उनको इक्वलिटी मिले, पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी उनको क्या मिले, इक्वलिटी मिले, जिसकी वजह से कुछ परिणाम भी आते हैं। मतलब जब इस प्रकार से तमाम विश्व भर में फेमिनिस्ट मूवमेंट चलना शुरू हो जाते हैं तो इसके कुछ आउटकम भी आते हैं, और ये आउटकम की वजह से पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ, जिसकी वजह से महिलाओं की स्थिति जो है पब्लिक लाइफ में काफ़ी इंप्रूव होती है, जिसकी वजह से अब हम इस समय देखते हैं, आज के समय में महिलाएं साइंटिस्ट के रूप में काम करते हुए देखने को मिलती हैं, डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, लॉयर के रूप में, मैनेजर के रूप में, यहाँ तक कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में टीचर के रूप में, तमाम फॉर्म में आज महिलाएँ जो है काम करते हुए देखने को मिल जाती थी, उन सभी रोल में काम करते हुए देखने को मिल जाती हैं, जिन सभी रोल को उनके लिए नॉट कंसिडर सुटेबल फॉर वुमेन, कि वो उनके लिए सुटेबल वर्क नहीं है, ये कह के उनको जो इग्नोर किया जाता था, आज महिलाएं उन सभी रोल में काम करते हुए देखने को मिल जाती हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, जैसे कि स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करें, जैसे स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में बहुत हाई है। मतलब स्थिति ये जान लीजिए कि वहाँ महिलाएं बाहर काम करती हैं, पुरुष घर के काम करते हैं। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री की जब हम बात करेंगे तो जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड की, तो वहाँ पे महिलाओं का रोल और भी ज़बरदस्त हमें देखने को मिलता है, वेरी हाई। पूरे विश्व की बात करें तो जो फिनलैंड है, नॉर्वे है, आपका जो है स्वीडन है, इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी देशों में तो महिलाओं का रोल और भी ज़बरदस्त देखने को मिलता है, रोल पब्लिक लाइफ जो है और भी ज़्यादा हाई हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि हम पूरे चैप्टर को अगर कंसोलिडेट कर लें इतने टॉपिक को, तो हम ये समझे कि जेंडर और पॉलिटिक्स कैसे रिलेट करते हैं। तो पहले हमने देखा कि जेंडर में सेक्स वर्सेस जेंडर क्या होता है। सेक्स क्या होता है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन होता है, जबकि जो जेंडर होता है सोशल कंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्शन होता है, ये हम समझ चुके हैं। इसके बाद इस प्रकार से जेंडर को लेके सामाजिक जो रूढ़िवादिताएं हैं, सामाजिक जो एक्सपेक्टेशन है, उसको लेके सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बनता है। यानी काम को भी बांट दिया जाता है सेक्स के आधार पे कि पुरुष ये काम करेगा, महिला ये काम करेगी, घर के अंदर का सारा काम महिलाएं करेंगी, घर के बाहर का सारा काम पुरुष करेंगे। अब इसकी वजह से जो है उनकी जो है तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के बाहर के काम करने की जो है वो पुरुष की हो जाती है, अंदर की काम करने की जिम्मेदारी महिलाओं की हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि घर के बाहर का काम सिर्फ पुरुष कर रहे हैं और घर के अंदर काम सिर्फ महिलाएं कर रही हैं। महिलाएं भी घर के बाहर काम कर रही हैं और उसी के साथ साथ वो घर का भी काम कर रही हैं। पुरुष भी घर के बाहर का काम के साथ साथ घर के अंदर काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन बाहर अगर कुकिंग, टेलरिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग कुछ भी कर रहा है तो अगर वो तब कर रहा है जब वो काम के बदले दाम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है।
तो ये कुछ इस तरीके से है। और महिलाएं जो है अगर कोई बाहर का काम भी करती हैं, जैसे करती भी तमाम डोमेस्टिक हेल्पर की तरह, फील्ड में, खेतों में, घर के पानी नहीं लाना, लकड़ी इकट्ठा करना, ये सारे काम भी घर के बाहर का काम महिलाएं करती हैं। और अगर वो बाहर के कोई पेड वर्क भी करते हैं तो उसके साथ साथ वो डोमेस्टिक लेबर को भी करते हैं, फिर भी उनके काम की कोई जो है पहचान नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसकी वजह से जो हम देख रहे हैं कि अगर महिलाओं और पुरुषों की जो वुमेन और मेन के कॉन्स्टिट्यूट की बात की जाए कि लगभग हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी महिलाएं भी हैं। इसकी वजह से अब आधा होने की वजह से अगर 50% महिलाएं हैं और 50% पुरुष हैं, अगर इसको देखा जाए तो उस दोनों के रोल जिस तरीके से डिफाइन है, जिस प्रकार से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनकी जो पब्लिक लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, वो काफ़ी डिक्लाइन हो रही है, जिसकी वजह से आपको इन मुद्दे पब्लिक और प्राइवेट वाले जो मुद्दे हैं ये पॉलिटिक्स में रेज होने लगे। और जब रेज होने लगे तो उस वक्त जो है आपके फेमिनिस्ट मूवमेंट यहाँ तक डिमांड करने लगे कि पहली बात तो उनके वोटिंग राइट को एक्सटेंड कर दिया जाए, उनके पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस को इन्हेंस कर दिया जाए, एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटी को इम्प्रूव किया जाए, यहाँ तक कि उनको इक्वलिटी दी जाए पर्सनल और फैमिली लाइफ में एकदम इक्वल, कि पर्सनल लाइफ में भी उनको इक्वलिटी दी जाए और जो है फैमिली लाइफ में भी उनको क्या इक्वलिटी दी जाए, जिसकी वजह से हमें आज वर्तमान समय में उनकी स्थिति सुधरते हुए देखने को मिलती है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचर, हर रूप में महिलाएं आज काम करते हुए देखने को हमें मिल जाती हैं। तो ये हमने देख लिया कि किस प्रकार से जेंडर इशू था और उसका जब पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब हम देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जेंडर इशू क्या था और उसका क्या एस्पेक्ट है। अगर बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इंप्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। देखिए, आज़ादी के बाद से सुधार तो कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी महिलाएं क्या है, स्टिल लैग मच बिहाइंड मेन, यानी महिलाएं पुरुषों से क्या है, पीछे है, माना जाता है। और स्टिल मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटीज, अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हमारा जो समाज है मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी पुरुष प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, जिसमें मतलब क्या बोल सकते हैं, पुरुष प्रधान, जिसमें पुरुषों की ही जो है प्रधानता होती है ऐसे समाज में। मतलब मैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसकी वजह से वुमेन जो है तमाम डिसएडवांटेज को फेस करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन को फेस करती हैं और तमाम प्रकार के ऑपरेशन को भी अलग अलग तरीकों से फेस करती हैं। अब ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है, क्या ऑपरेशन है जिसको महिलाएं फेस करती हैं, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो तमाम डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन की वजह से स्थिति में क्या मतलब उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है कि द लिटरेसी रेट, साक्षरता, मतलब कि पढ़ाई लिखाई वाला मामला है, साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है ओनली 54% है, दैट कंपेयर्ड विद 76% ऑफ द एमंग में। यानी अगर वही पुरुषों की बात करें लिटरेसी रेट की तो 76% है, और महिलाओं की लिटरेसी रेट की बात करें तो 54% उनका लिटरेसी रेट है। And the dropout rate among the girls in high because the parents prefer to spend their resource for their boys' education rather than spending equality on their sons and daughter। और साथ ही साथ जो ड्रॉप आउट रेट है, यानी विद्यालय छोड़ने की जो व्यवस्था है, शिक्षा उनकी आगे नहीं बढ़ पाती है, बिकॉज क्योंकि पेरेंट प्रेफर करता है सन और डॉटर, दो अगर उसके चाइल्ड हैं तो अपने रिसोर्सेज को वो अपने लड़कों पर खर्च करना चाहता है एज कम्पेयर्ड विथ डॉटर। यानी कि लड़कों की तुलना में वो लड़कियों, मतलब लड़कियों की तुलना में वो लड़कों पे अपने रिसोर्स को ज़्यादा खर्च करना चाहता है, जिसकी वजह से गर्ल्स में जो हाई ड्रॉप आउट रेट भी हमें देखने को मिलता है। लिटरेसी रेट 54% है एज कम्पेयर्ड विथ मेन। साथ ही साथ नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। एक बात ये भी कह रहा है कि हाईली पेड और वैल्यूड जॉब की कमी महिलाओं के लिए आज भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास जो हाई वैल्यूड और जो क्या बोल सकते हैं वैल्यूड जॉब जो है बहुत कम है। क्योंकि और जबकि ये कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। एक जो भारतीय महिला है एक भारतीय पुरुष से 1 घंटे ज़्यादा पर डे काम करती है, एंड इट मच हर वर्क इज नॉट पेड एंड देयरफॉर ऑफन नॉट वैल्यूड। फिर भी ये कार्यों की कोई पेड नहीं है, मतलब कोई वैल्यूज नहीं है, तमाम चीज़ें। तो द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, इसके लिए तमाम कानूनी प्रावधान भी लाए गए, जैसे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट लाया गया। अब ये इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट क्या है, समान कार्यों के लिए समान वेतन, ये समझिए आप, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट यही। तो समान कार्य करेंगे समान जो है पेमेंट मिलेगा। तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया 1976 में, जिसने क्या किया, प्रोवाइड किया इक्वल वेज शुड बी पेड टू इक्वल वर्क, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन।
फिर भी ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ द वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स, सिनेमा टू फैक्ट्रीज एंड फील्ड वुमेन आर पेड लेस देन मेन। फिर भी जो है महिलाएं इन तमाम क्षेत्रों में पुरुषों से क्या कम पाती हैं। इवन व्हेन बोथ दे डू एग्जैक्टली द सेम वर्क, फिर अगर वो दोनों सेम वर्क करें तो भी दोनों में से पुरुषों को ही ज़्यादा पेमेंट मिलती है, महिलाओं को पेमेंट कम मिलती है। आज भी हम इस चीज़ को महसूस करते हैं। बात करें अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया की, तो पेरेंट प्रेफर टू हैव सन एंड फाइंड वे टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बोर्न। भारत के अलग अलग हिस्सों में देखा जाए तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। भारत नहीं बल्कि विश्व में भी हो सकता हो, लेकिन भारत में काफ़ी चीज़ें जटिल फॉर्म में थी, क्योंकि पेरेंट प्रेफर टू हैव सन चाइल्ड, वो चाहते थे उनको लड़का हो, लड़की न हो। यानी कि जिसकी वजह से इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट प्रेफर टू हैव सन, यानी लोग जो है लड़कों को ही प्रेफर करते थे कि हमारे क्या हों, लड़के हों। एंड इसके लिए वो तमाम रास्तों को भी अपनाते थे। अगर गर्ल चाइल्ड है, तमाम चीज़ें होती थी पहले के समय में कि अबॉर्टेड बिफोर शी इज बोर्न, कि अगर कोई लड़की है पेट में या फिर गर्भावस्था में लड़की है, उनको सूचना मिलती थी या किसी भी थ्रू, तो वो उसको अबॉर्ट करवा देते थे, गर्भपात करवा देते थे। यानी कि लड़कों को मतलब लड़का मतलब सन चाइल्ड के लिए वो तमाम रास्तों को भी, हथकंडों को भी अपनाते थे कि अगर कोई लड़की है तो उसको जो अबॉर्ट करवा देते थे, तमाम चीज़ें। तो सच इसकी वजह से सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन जो है, इसकी वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। अब ये चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है कि 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या है, नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रेन पर 1000 बॉयज, 1000 लड़कों पर लड़कियों की क्या संख्या है, यही आपका कहलाता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। बात करें हमारे कंट्री में तो लगभग 919 है, यानी 1000 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 919 है। वहीं पे मैप जो आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो मैप है, दिस रेशियो हैज फॉलन बिफोर 850 आर इवन 800 इन सम स्टेट। और ये तो देश की बात हुई 919, लेकिन वहीं पे जब बात अलग अलग स्पेसिफिक राज्यों की होती है तो देखिए आप इस मैप को जब आप देखेंगे तो कहीं कहीं पर बिलो 850 भी हमें देखने को मिलता है। यानी इन सभी क्षेत्रों में स्थिति ये भी खराब है, इतनी खराब है कि आपकी 875 से भी नीचे डेटा चला जाता है। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 800 से भी नीचे चला जाता है इन सभी कुछ क्षेत्रों में। यानी कि अगर 1000 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है, वहाँ पर 800 है। तो इस प्रकार की वजह, मतलब इस प्रकार की थिंकिंग रखने की वजह से कि पेरेंट प्रेफर टू हैव अ सन चाइल्ड, यानी सन चाइल्ड की वजह से लड़कियों की संख्या क्या हुई, चाइल्ड सेक्स रेशियो लगातार गिरने लगा, क्योंकि लोग तमाम हथकंडों को अपनाने लगे कि उनको लड़का ही हो, लड़की न हो, ऐसी तमाम चीज़ें। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, देयर आर काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और इन सब के अलावा तमाम प्रकार के हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस, ये तमाम महिलाओं के खिलाफ होती हुई रिपोर्ट भी, ऐसी तमाम रिपोर्ट भी देखने को मिलती है जिसमें महिलाओं के साथ जो है तमाम प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट और तमाम प्रकार के जो है क्या बोल सकते हैं वायलेंस भी उनके खिलाफ होते हुए देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे जो अर्बन एरिया की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो वो महिलाओं के लिए काफ़ी अनसेफ माने जाते हैं। और यहाँ तक कि वो तो ठीक है, शहरी क्षेत्रों में महिलाएं दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम फ्रॉम बीटिंग, हरासमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। यहाँ तक कि महिलाएं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं तमाम प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस से। तो कुछ इस प्रकार से हमने देखा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो जिस प्रकार से महिलाओं और पुरुषों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसकी वजह से इस प्रकार की स्थिति पुरुषों और महिलाओं के बीच में क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाती है। बात करें तो महिलाओं का ये होगा कि अब जब इतनी समस्याएं हैं तो उसको कैसे सॉल्यूशन उसका निकालें। तो ये हुआ कि उनका अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें, देखिए कोई समस्या है अगर उस समस्या को हम खड़ा कर दें पॉलिटिक्स में, तो या तो सोल्यूशन आएगा या तो नहीं आएगा। और सोल्यूशन पॉलिटिक्स में आने की उम्मीदें काफ़ी रहती हैं। आज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में इसकी संभावना मैक्सिमम रहती है कि इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जैसी चीज़ें अब शुरू होने वाली हैं, लेकिन उसके पहले समझते हैं कि स्थिति उनकी क्या थी। बात करें वुमेन के प्रपोर्शन की लेजिस्लेचर में तो बहुत ज़्यादा कम था। जैसे एग्जांपल की बात करें, जो परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर इन लोकसभा हैज टच 14.36% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। 2019 की अगर बात करेंगे तो लोकसभा में जो वुमेन मेंबर की संख्या थी वो पहली बार 2019 में 14.36% पहुंची। यानी अगर 100 लोग हैं लोकसभा में बैठे हुए हैं तो सिर्फ 14 महिलाओं की संख्या उसमें देखने को मिलती थी। और ये 14 भी कब,
2019 का डेटा है, अभी 24 का भी लेटेस्ट डेटा आपका आ चुका होगा, उसको देखेंगे तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ होगा। यानी सोचिए 100 लोगों में सिर्फ 14 महिलाएं, वो भी कब, 2019 तक की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनकी संख्या जो है लेजिस्लेचर में, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रपोर्शन है, बहुत ही लो देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो स्टेट असेंबली की बात करें तो उसमें तो उनका 5% इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। सो इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ द नेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया इज बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज। तो बॉटम ऑफ द ग्रुप में इंडिया इसकी वजह से महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर बॉटम ऑफ द ग्रुप में एग्जिस्ट किया करता है। सो इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल, इवन वुमेन बिकम द चीफ मिनिस्टर आर द प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ तक कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि अगर कोई महिला चीफ मिनिस्टर बन जाए या कोई महिला प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो भी उसके जो कैबिनेट में मैक्सिमम लोग रहते हैं वो पुरुष ही रहते हैं। यानी इस प्रकार से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की स्थिति महिलाओं की देखने को मिल जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या आया कि कैसे इसका हम जो है हल निकालेंगे। तो इसका हल निकालने के लिए वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू टेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ द वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। तो ये हुआ कि अब इसका सोल्यूशन अगर करना है हमको तो हमें एक बाइंड कर देना पड़ेगा, इसको बांध देना पड़ेगा। क्या, किस चीज को, कि लीगली तौर पे बाइंड कर दिया जाए कि उनका फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन होगा, इलेक्टेड बॉडी में उनका इतना प्रोपोर्शन फिक्स होगा। इतनी अभी इस पे हम लोग पढ़ेंगे, वुमेन रिजर्वेशन बिल भी आया 2023 में, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि 33% उनको जो है मिला भी कि हाँ उनकी संख्या 33% होनी ही चाहिए। लीगली बाइंड कर दिया गया उनकी फेयर प्रोपोर्शन को, जिसकी वजह से पंचायती राज में जो जैसा कि हुआ भी था पंचायती राज में, जिसमें 1/3 सीटें, कितनी सीटें, 1/3 सीटें पंचायती और म्यूनिसिपालिटीज में महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई थी, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फेडरलिज्म में। 1/3 ऑफ द सीट इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटीज आर नाउ रिजर्व फॉर द वुमेन, जिसकी वजह से महिलाओं की सीट जो है पंचायती राज और म्यूनिसिपालिटीज में 1/3 सीटें, लगभग 33%, यानी 100 लोग अगर हैं तो 33 लोग महिला, 33 से 34 महिलाएं उसमें होनी ही चाहिए। ये लीगली तौर पर बाइंड कर दिया गया इलेक्टेड बॉडीज में। Now there are more than 10 लाख elected representative in the rural and urban local body, जिसकी वजह से हमें इतने रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलते हैं। वहीं पे बात करें कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैड बीन डिमांडिंग इन सिमिलर रिजर्वेशन एट लीस्ट 1/3 ऑफ द सीट इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर वुमेन, जिसकी वजह से तमाम जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी, तमाम जो वुमेन एक्टिविस्ट थी, वो डिमांड करना शुरू कर देते हैं एकदम सिमिलर रिजर्वेशन की। जिस तरीके से लोकल गवर्नमेंट में ये 1/3 सीटों का प्रावधान आया, उसी तरीके से जो है 1/3 सीटें लोकसभा और स्टेट असेंबली में महिलाओं के लिए क्या कर दी जाए, रिजर्व कर दी जाए, जो कि एक लंबे समय थे, एक डिकेड से फंसा हुआ था मामला। वही लिखा है कि अ बिल विद दिस प्रपोजल वाज पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मेनी डिकेड्स। तमाम डिकेड से, दशकों से ये एक बिल पार्लियामेंट में फंसा हुआ था, जो कि इन 2023 की बात करें तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट जिसको कहा जाता है 2023 में, जिसको पास किया गया, हैज बीन पास्ड विद विल 33% रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आल्सो दिल्ली असेंबली, जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट ने 33% सिमिलर रिजर्वेशन जैसे कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में महिलाओं को दी गई थी, वैसा ही सिमिलर रिजर्वेशन लोकसभा और स्टेट असेंबली में महिलाओं के देने की बातें चल रही थी। ये बिल लगभग कई दशकों से पेंडिंग चल रहा था, लेकिन 2023 में जाके ये बिल पास होता है नारी शक्ति बंधन अधिनियम के थ्रू, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के थ्रू, जो कि 2023 में पास होता है। और इस पास होने के साथ ही साथ महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल गया लोकसभा में, साथ ही स्टेट असेंबली में, साथ ही साथ दिल्ली असेंबली में। तो यानी कि हम समझ चुके कि महिलाओं के साथ समस्याएं थी, और समस्याओं का जब जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया तो उसमें तमाम सुधार भी हुए, इंप्रूवमेंट भी हुए। तो अब कंक्लूजन की बात करें कि जेंडर डिवीजन एक एग्जाम्पल है, जिसमें कि हम सब अलग अलग फॉर्म ऑफ डिवीजन को देख रहे हैं। उसमें एक फॉर्म ऑफ डिवीजन जेंडर डिवीजन है, जिसको हमने ये देखा कि इसकी ज़रूरत थी, नीड टू बी एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स, कि इसको पॉलिटिक्स में क्या किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए। दिस आल्सो सो दैट डिसएडवांटेज ग्रुप डू बेनिफिट व्हेन सोशल डिवीजन बिकम अ पार्ट पॉलिटिकल इशूज। हम ये देखें कि अगर इस टॉपिक में हमें देखने को मिला कि अगर कोई डिसएडवांटेज ग्रुप है तो उसको बेनिफिट मिल सकता है अगर उसके इशू को, सोशल डिवीजन को पॉलिटिकल इशू बना के उसको एक्सप्रेस कर दिया जाए। तो क्या अब एक प्रश्न एनसीईआरटी आपको देती है कि डू यू थिंक दैट वुमेन कुड हैव मेड द गेन्स वी नोटेड अबव, जो महिलाओं ने गेन किया, जो ऊपर पाया, जो इसको हमने देखा, इफ देयर अनइक्वल ट्रीटमेंट वाज नॉट रेज्ड इन द पॉलिटिकल डोमेन। तो जो लाभ महिलाओं ने ऊपर पाया और जिस लाभ को हम देख रहे हैं
क्या अगर महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तो क्या 33% जैसे रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में बात करें, लोकसभा में बात करें, स्टेट असेंबली की बात करें, दिल्ली असेंबली में बात करें, जो महिलाओं ने 33% वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के थ्रू अपना अधिकार पाया, क्या वो उसको पा सकती थी? तो ये क्वेश्चन के साथ आपको एनसीईआरटी छोड़ते हुए इस टॉपिक को क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है। तो आई होप आप जेंडर एंड पॉलिटिक्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिए होंगे और इसके सभी एस्पेक्ट को आप समझ भी चुके होंगे। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स यानी अब हम धर्म के आधार पर पढ़ेंगे। यानी अब तक हमने पढ़ा लिंग के आधार पे, अब हम पढ़ेंगे धर्म के आधार पे। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स क्या है, इसको हम लोग देखना शुरू करते हैं। पहली बात हमने क्या पढ़ा, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, उसका पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जेंडर डिवीजन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा, वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ और उसका क्या आउटकम आया, और आउटकम हमें देखने को मिला कि 33% रिजर्वेशन उनको मिल गया पॉलिटिक्स में। क्योंकि जब वो पॉलिटिक्स में उनका रिप्रेजेंटेशन जब शानदार तरीके से होगा तो उनके खिलाफ कोई भी बातें होंगी, कोई भी सोशल डिवीजन होगा, कोई भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट होगा, तो उस बात को उठाने के लिए महिलाएं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में रहेंगी, पॉलिटिकल एरिना में रहेंगी, इसका प्रॉफिट उनको मिला। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स को। रिलीजन और कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स को देखो, इस थोड़ा सा एक पिक्चर को आप देख सकते हैं। देखिए आपका रिलीजन है और ये पॉलिटिक्स है, ये दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपका क्या बनता है, थियोक्रेसी बनती है। क्या बनती है, थियोक्रेसी बनती है। शानदार पिक्चर आपको दिखा रहा है। कह रहा है लेट अस नाउ टर्न अ वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन द रिलीजन। यानी कि एक नए प्रकार का डिवीजन हम देखने जा रहे हैं जो कि डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है। दिस डिवीजन की बात करें तो ये एक यूनिवर्सल डिवीजन नहीं है जैसा कि जेंडर है। अगर जेंडर डिवीजन की हम बात करेंगे तो जो जेंडर डिवीजन है वो यूनिवर्सल है। सिर्फ भारत में क्या मेल फीमेल है, पूरे विश्व में है मेल फीमेल। लेकिन धर्म वाली बात की करें तो धर्म वाला जो डिफरेंसेस, जैसे भारत में तमाम धर्म है, तमाम रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन विश्व के ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही धर्म है, वहाँ रिलीजन डाइवर्सिटीज नहीं है, वहाँ एक ही धर्म है। तो क्या वहाँ एक ही धर्म है तो क्या वहाँ कोई विवाद नहीं है? वहाँ भी कम्युनिटीज के बीच में क्या है, विवाद है, तमाम समस्याएं हैं। तो कह रहा है ये डिवीजन जो है, मतलब कि जैसे अगर जेंडर के आधार पर देखें कि मेल फीमेल भारत में है और पूरे विश्व में हर जगह है, लेकिन धर्म की बात करें तो बहुत सारे धर्म इंडिया में है और तमाम जेंडर रिलीजन डिफरेंसेस है। लेकिन बहुत सारे हर देश में रिलीजन डिफरेंसेस नहीं है। ऐसा नहीं कि हर देश में रिलीजन डिफरेंसेस है, किसी देश में सिर्फ एक ही रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है, कहीं सिर्फ इस्लाम है, कहीं कुछ है, कहीं बौद्ध है, बस। तो ऐसा नहीं कि हर जगह हर देश में रिलीजन डिफरेंसेस है, जैसा कि जेंडर हर जगह डिफरेंसेस था उस तरह रिलीजन नहीं है, लेकिन फिर भी समस्याएं हैं। क्या है, बट जो रिलीजियस डाइवर्सिटीज है फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। लेकिन जो रिलीजियस डाइवर्सिटीज है आज पूरे विश्व में देखने को मिलती है। बात करें मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव देयर पॉपुलेशन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। भारत में की जो पॉपुलेशन है तमाम धर्मों को क्या करती है, फॉलो करती है। एज वी नोटिस इन द केस ऑफ नदर्न आइलैंड, इवन व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग द सेम रिलीजन, देयर कैन बी सीरियस डिफरेंसेस अबाउट द वे पीपल प्रैक्टिस देयर रिलीजन। जैसे कि हमने नदर्न आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे तो सिर्फ एक ही रिलीजन है, लेकिन वहाँ पे अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन है जिसकी वजह से हमारे यहाँ विवाद है। अगर धर्म सिर्फ एक रहता तो विवाद ही नहीं होता। अगर हम ये सोच रहे हैं तो आयरलैंड को आप देखिए, आयरलैंड में सिर्फ एक ही धर्म है, फिर भी वहाँ पे सीरियस डिफरेंसेस हैं। वहाँ की जब प्रैक्टिस दैट रिलीजन की बात, जिस रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं उस रिलीजन में कह रहा है कि देयर कैन बी सीरियस डिफरेंसेस अबाउट द वे पीपल प्रैक्टिस द रिलीजन। जिस तरीके से रिलीजन को लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे और भी डिफरेंसेस, और भी समस्याएं हैं। वहाँ पे एक ही धर्म के अंदर तमाम डिफरेंसेस बन गए, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट वाले सिस्टम वाला मामला बन गया। तो ये चीज है कि अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर द ऑफन एक्सप्रेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। तो जेंडर की तरह रिलीजन का भी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होगा। तो अब हम पढ़ेंगे गांधी जी के एक शानदार स्टेटमेंट को, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। गांधी जी ने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी ने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अब इसका मतलब क्या है? ऐसा तो वो नहीं कहना चाहते हैं कि धर्म को लेकर धर्म के नाम पे राजनीति करो, ऐसा वो नहीं कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि हर धर्म में जो एथिक्स होते हैं, जो मोरालिटीज़ होती है, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको हम फॉलो करके अगर पॉलिटिक्स को करें तो शानदार राजनीति होगी। यानी पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय द एथिक्स एंड नॉर्म्स।
ऑफ एनी रिलीजन, यानी कि हर धर्म में एवरी रिलीजन, अगर हम हर धर्म के जो एथिक्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको हम फॉलो करके किसी पॉलिटिक्स एरिना में पॉलिटिकल वर्क करते हैं तो शानदार वर्क होता है, क्योंकि हर धर्म सिखाता है कि ह्यूमनिटी में विश्वास करो, सबका भलाई करो, सबका जो है किसी का बुरा मत करो, ये तमाम चीज़ें हैं। तो उस सब चीज़ों को, एथिक्स को फॉलो करके अगर हम राजनीति करते हैं तो वो पॉलिटिक्स बहुत शानदार होगी। तो वही कहे थे गांधी जी कि दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि कभी भी धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या था कि ही मेंट बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पार्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म एंड इस्लाम बट द मोरल वैल्यूज दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन, मतलब जो भी हर धर्म मोरल वैल्यूज को इन्फॉर्म करता है, उस धर्म को लेके, उस मोरल वैल्यूज को लेके हमें राजनीति करनी चाहिए। सो ही बिलीव दैट द पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। वही बात है, जो हर धर्म में एथिक्स हैं, जो ड्रॉन है एथिक्स, उनको लेकर हमें राजनीति करनी चाहिए। So, human rights group in a country have demanded that the government should take special step to prevent communal rights and protect religious minorities। तमाम जो ह्यूमन एक्टिविस्ट होते हैं, पहला पॉइंट लिख रहा है कि हमारे देश में वो डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट तमाम स्पेशल स्टेप को ले कि किसी प्रकार का कम्युनल राइट्स ना हो, धर्म के आधार पर कोई हिंसा ना हो, दंगा ना हो, साथ ही साथ रिलीजियस माइनॉरिटी को, यानी धार्मिक रूप से जो कम है, उनको सरकार प्रोटेक्ट करे। साथ ही साथ मूवमेंट भी तमाम अर्ज करते हैं कि फैमिली लॉ ऑफ ऑल रीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। महिला, देखिए क्या क्या समस्याएं हैं। जो वुमेन, जो ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, वो ये कहते हैं, जो ह्यूमन राइट वाले हैं, वो ये कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को स्पेशल स्टेप लेने चाहिए। इसके लिए कि वो जो है प्रोटेक्ट करे किसी रिलीजियस माइनॉरिटी को, तमाम कम्युनल राइट्स को रोके। और उसी के साथ जो वुमेन मूवमेंट है वो अर्ज करता है कि फैमिली लॉ के नाम पे, मतलब पर्सनल लॉ के नाम पे, हमारा ये व्यक्तिगत पारिवारिक मामला है, इस नाम पे हर धर्म जो है अपने धर्म के अंदर महिलाओं के साथ क्या करता है, भेदभाव करता है। चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हर धर्म जो है फैमिली लॉ के नाम पे अपने यहाँ महिलाओं के साथ क्या करता है, भेदभाव करता है। तो जब वुमेन मूवमेंट भी आया तो वो भी यूनिवर्सल बात कर रहा है। सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉ टू मेक देम मोर इक्विटेबल, जिसकी वजह से उनका भी डिमांड क्या था कि भाई गवर्नमेंट ऐसे स्टेप को लाए, ऐसे रूल को लाए जिससे कि वो भी मोर इक्विटेबल हो पाए। सो ऑल दिस इंस्टेंसेस इन्वॉल्व रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ये सारी इंस्टेंसेस अब कैसे पॉलिटिक्स से रिलेट होंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहली हेडिंग है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स लिख रहा है कि आइडिया, आइडियल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। हम जानते हैं कि जो आइडियाज़ होते हैं, जो आइडियल्स होते हैं, जो वैल्यूज़ होते हैं, इसमें हर धर्म में, डिफरेंट रिलीजन्स में वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में। यानी पॉलिटिक्स में हर धर्म के अंदर जो आइडिया है, आइडियल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड एज द मेंबर ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज। एज अ मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी की तरह लोगों की अलग अलग डिमांड होती है। दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर शुड समटाइम बी एबल टू रेगुलेट दिस प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड द ऑपरेशन। सो दिस पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। तो उसने कहा कि जो पॉलिटिकल पावर को होल्ड करता है, कभी कभी उसको रेगुलेट करना चाहिए, रेगुलेट करता है ऐसे प्रैक्टिस को कि रिलीजन सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड द ऑपरेशन, यानी धर्म के आधार पे या फिर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन जो है धर्म के आधार पे न हो। और ये सभी एक्ट, जो भी एक पॉलिटिकल व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति के अंदर कम्युनलिज्म जैसी आइडियोलॉजी नहीं है, अभी कम्युनलिज्म को हम आगे पढ़ेंगे, अगर कोई व्यक्ति है वो जो पावर को होल्ड कर रहा है, पॉलिटिकल पावर को, तो वो अगर कुछ इस तरीके से रेगुलेट करे, इस तरीके से प्रैक्टिस करे धर्म को कि किसी प्रकार के भेदभाव, किसी प्रकार का ऑपरेशन किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ न हो, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी राजनीति की जा सकती है। और साथ ही साथ कह रहा है कि जो पॉलिटिकल एक्ट्स जो भी होंगे, अगर इस तरीके से, जब आप डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन को रोकने की बात करते हैं, तो अगर इस प्रकार से पॉलिटिकल एक्ट्स लेते हैं तो दिस एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। यानी हर धर्म को अगर आप इक्वली ट्रीट करते हो तो कोई भी एक्ट आप करते हो, कोई भी काम करते हो, तो वो उतनी गलत नहीं होंगे। ये टॉपिक लिखा था, लेकिन हमको बेसिकली इसमें पढ़ना था क्या, कम्युनलिज्म। क्या पढ़ना था, देखिए एक सेक्युलरिज्म है और एक कम्युनलिज्म है। कम्युनलिज्म का मतलब होता है संप्रदायवाद। क्या इसको बोलते हैं, संप्रदायवाद। संप्रदायवाद यानी कि जब जो है आइज्म लग गया तो यानी आइडियोलॉजी बन गया, और आइज्म लग गया तो कम्युनिज्म, यानी संप्रदाय मतलब धर्मवाद। यानी जब व्यक्ति के दिमाग में कम्युनिज्म आ जाता है तो सिर्फ उसको धर्म दिखता है, बाकी कोई चीज़, न मानवता, न जो है ह्यूमैनिटीज़ ये आपकी, और ना ही किसी का जो है डिस्क्रिमिनेशन, ना ही किसी का ऑपरेशन, ना ही किसी का भलाई, ना किसी की बुराई, सिर्फ और सिर्फ उसको अपना धर्म दिखता है।
तो ऐसा व्यक्ति कम्युनल माइंड वाला व्यक्ति कहलाता है। अब ये कम्युनलिज्म क्या है, इसको हम लोग डिटेल वे में समझते हैं। द प्रॉब्लम बिगिन विद देयर रिलीजन्स इज सीन इन अ बेसिक ऑफ नेशन। देखो, द प्रॉब्लम बिगिन, समस्या शुरू हो जाती है जब, कब, जब रिलीजन को मान लिया जाए, रिलीजन को इस तरीके से देखा जाए कि एट द बेसिस ऑफ नेशन। रिलीजन क्या है? राष्ट्र का आधार है। रिलीजन क्या है? राष्ट्र का आधार है, यानी धर्म ही सब कुछ है, एक देश में धर्म ही सब कुछ है, इस तरीके से माना जाए। और कम्युनिज्म की बात करें तो एक ऐसा जब बिलीव बनता है कि वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ द अदर रिलीजन, कि हमारा धर्म, एक धर्म दूसरे धर्म से क्या है? सुपीरियर है। और दो व्यक्ति हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं, और उसमें दोनों व्यक्तियों के अंदर ये थिंकिंग प्रोसेस हो कि उसका धर्म उससे बेहतर है, सुपीरियर है, तभी समझ लीजिए कि उन दोनों व्यक्तियों के अंदर कम्युनल थिंकिंग आ चुकी है और दोनों व्यक्ति कम्युनलिज्म है, यानी कि कम्युनल है। व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ग्रुप ओवर द अदर। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं आपकी क्या? कम्युनलिज्म। यानी कम्युनलिज्म को क्या? जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार बना लिया जाए, यानी राष्ट्र में सब कुछ अकॉर्डिंग टू रिलीजन हो, धर्म को लेकर हर चीजें हों, और यहाँ तक कि एक रिलीजन को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि वो दूसरे रिलीजन से क्या है? सुपीरियर है। और ये सब करने में स्टेट पावर इज यूज्ड, स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन। और इस पूरे सिस्टम में एक धर्म का दूसरे धर्म पे डोमिनेशन कराने में जो स्टेट पावर यानी गवर्नमेंट मशीनरी खुद वर्क करे, स्टेब्लिश कराने में डोमिनेशन का, वन रिलीजन ग्रुप ओवर द अदर, यानी एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर डोमिनेशन कराने में खुद स्टेट मशीनरी खुद काम करे। तो ये आप समझ लीजिए कि वहाँ पे पूरा कम्युनलिज्म भर चुका है, कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस वहाँ पे डेवलप हो चुका है। अगला है कि कम्युनलिज्म के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स अब क्या होगी, इसको हम लोग समझेंगे। कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है कि जब प्रॉब्लम बिकम मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर आर पिटेड अगेंस्ट अदर। यानी हम समझ चुके कि जब धर्म को पार्टीशियन टर्म में, यानी कि एक दूसरे से विभेदककारी सिस्टम में, मतलब एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ, पीटेड अगेंस्ट अनदर, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, तो यही आपकी कम्युनल पॉलिटिक्स है। यही आपकी क्या है? कम्युनल पॉलिटिक्स। एक ऐसी पॉलिटिक्स जिसमें एक धर्म को दूसरे धर्म से सुपीरियर बताया जाए, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, एक धर्म को एक धर्म, जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्म के बीच में पार्टीशन टर्म बना दिया जाए। तो यही आपकी कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू होती है। और ये दिस हैपन व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड सुपीरियर टू दोज ऑफ द अदर। और ये तभी पैदा होता है, कब पैदा होता है? जब आपको एक धर्म को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि सुपीरियर है एक धर्म दूसरे धर्म से, यानी किसी एक धर्म को आप सुपीरियर कंसीडर करते हो, तब ये कहीं ना कहीं ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है आपकी शुरू होती है। और व्हेन द डिमांड ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर फॉर्म टू अपोजिशन टू अनदर एंड व्हेन द स्टेट पावर इज टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन वन रिलीजन ग्रुप इज ओवर द रेस्ट। ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ लिया है कि जब भाई एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, एक धर्म को दूसरे धर्म के सुपीरियर कहा जाए, और एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर डोमिनेशन कराने के लिए स्टेट मशीनरी, स्टेट पावर को यूज किया जाने लगे, तो ये समझ लीजिए कि उस पूरी व्यवस्था में कम्युनल पॉलिटिक्स क्या हो चुकी है? शुरू हो चुकी है। यानी हम समझ चुके हैं कम्युनलिज्म और कम्युनल पॉलिटिक्स जो होता है बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटीज। यानी कि हम समझ चुके हैं जब सिर्फ धर्म को ही सब कुछ माना जाए, एक देश में धर्म को ही सब कुछ माना जाए, तो वही कम्युनल पॉलिटिक्स है। और उस देश में जो राजनीति होती है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के बेसिस पर ही होती है। और ये चीजें लिखी है इसमें कि कम्युनल पॉलिटिक्स इस चीज पर आधारित होती है, इस आइडिया पर आधारित होती है कि रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। यानी समाज का जो प्रिंसिपल बेसिस है वो धर्म ही है। प्रिंसिपल बेसिस क्या है? धर्म है। और वहीं से आपका कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू होता है। तो थोड़ा सा कम्युनल पॉलिटिक्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस क्या है। ये कम्युनल व्यक्ति कैसे सोचता है? एक कम्युनल व्यक्ति कैसे सोचता है? कैसे सोचता है? एक कम्युनल व्यक्ति का थिंकिंग प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है कि द फॉलोअर ऑफ पार्टिकुलर रीजन मस्ट बी बिलोंग टू वन कम्युनिटी। कि जो फॉलोअर्स होते हैं पार्टिकुलर रीजन, जैसे कोई धर्म है उसके अंदर कम्युनल थिंकिंग आ गया, तो वो मानता है कि वो सभी लोग, जितने भी लोग एक धर्म के हैं, उनकी एक कम्युनिटीज है, उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट क्या है? सेम है, सबके इंटरेस्ट क्या है? सेम है। एक कम्युनल थिंकिंग वाला व्यक्ति कैसे सोचता है? ऐसे सोचता है, ऐसे सोचता है, ऐसे सोचता है। और साथ ही साथ इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटीज। उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति, समाज का ही कोई दूसरा व्यक्ति किसी और धर्म को फॉलो कर रहा है, तो ये और वो दोनों सेम सोशल कम्युनिटी के नहीं हो सकते। वो अलग है, तुम अलग हो। साथ ही साथ इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स हैव सम कम्युनिटीज, दीज आर सुपरफिशियल एंड इमैटेरियल
देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। कह रहा है कि इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव सम कम्युनिटीज, अगर आप तमाम डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले व्यक्तियों के बीच में कुछ कम्युनिटीज की बात करते हैं, कुछ समानता की बात करते हैं, कुछ एक जैसी बातें करते हैं या फिर सोचते हैं, तो ये सारी बातें अर्थहीन है, सुपरफिशियल है, इमटेरियल है, इसका कोई मतलब ही नहीं। यानी सभी धर्मों में कोई एकता नहीं हो सकती, कोई एक जैसी चीज़ें नहीं हो सकती, कोई कॉमनिटीज नहीं हो सकती। ये अलग धर्म है, ये अलग धर्म है, इनके बीच में कुछ भी समानता नहीं हो सकती। और अगर ऐसी बातें आप सोच रहे हो तो ये सारी बातें अर्थहीन है, इसका कोई मतलब नहीं। तो ये चीज़ें, और इस तरीके से बोल रहा कि अगर आप उनको बाउंड टू बी देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, उनको बाउंड करने का प्रयास करते हो, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। In this extreme form, communalism leads to the belief that the people belonging to the different religion cannot live as equal citizen within one nation। यहाँ तक कि ये कम्युनल व्यक्ति यहाँ तक सोच लेता है, कैसे सोच लेता है कि कम्युनलिज्म लीड टू द बिलीव दैट, एक ऐसा बिलीव जिसमें पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करने वाला व्यक्ति, जो अगर मान लीजिए एक धर्म के अंदर बहुत सारे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो वो सभी लोग अगर डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो वो एक साथ एक देश में एक जैसे समान रूप से नहीं रह सकते। यानी कि डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन विद इन द वन नेशन। यानी एक नेशन के अंतर्गत हर व्यक्ति जो डिफरेंट रिलीजन का है वो एक साथ एक समान नागरिक की तरह नहीं रह सकता। आइदर वन ऑफ देम हैज टू बी डोमिनेटेड, या तो एक उस पर डोमिनेट करे, या द रेस्ट, और दे हैव टू फॉर्म द डिफरेंट नेशन, या तो डोमिनेट करे या तो वो अलग नेशन बना ले। थोड़ा सा इसको समझिएगा, एक देश में एक देश है और इसमें दो रिलीजन है, समझ लीजिए, दो या तीन है, चार है, पांच, जो भी। तो एक धर्म वाले कितने लोग हो गए, मान लीजिए 5-6 लोग, और एक धर्म वाले कितने लोग हैं, सिर्फ 2 लोग। फिर एक देश मान लीजिए, एक धर्म वाला क्या है, 2 लोग, वही धर्म वाला क्या है, 2 लोग, और एक धर्म वाला कितना है, 5-6 लोग, 7 लोग। इन दोनों केस को आप समझिएगा। अगर बात करें, अगर ये व्यक्ति, इसके अंदर कम्युनल माइंड है, कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस है, इसके अंदर भी कम्युनल थिंकिंग है या कम्युनल माइंड वाला व्यक्ति है, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा। अगर ये ज़्यादा है मेजोरिटी में, तो आइदर दे हैज टू बी डोमिनेटेड, वो डोमिनेट करने का प्रयास करेगा, डोमिनेट करेगा। अगर वो कम है तो सेपरेट नेशन बनाने की बात करेगा, जिसमें आप पाकिस्तान का फॉर्मेशन समझ सकते हैं। यानी अगर व्यक्ति वो ज़्यादा है तो डोमिनेट करेगा, और अगर वो कम है, माइनॉरिटी में है, तो वो अलग देश बनाने की बात करेगा, अलग जाने की बात करेगा। यानी कभी भी वो साथ रहने की बात नहीं करेगा। तो ये पॉइंट लास्ट में आपको कहा गया। यानी कि कम्युनिज्म के बारे में हमने देख लिया, उसकी थिंकिंग प्रोसेस के बारे में देख लिया, और इसके अब काउंटर आर्गूमेंट को देखेंगे कि क्या जो कम्युनल थिंकिंग है क्या वो सही है। तो एक कम्युनल व्यक्ति कैसे सोचता है उसको हमने देख लिया। अब उस पर एनसीईआरटी क्या काउंटर आर्गूमेंट देती है, वो ये कहती है कि ये जो बिलीफ है, कौन सा बिलीफ, जो कम्युनलिज्म की जो बिलीफ है वो फंडामेंटली फ्लॉड है, वो मूल रूप से क्या है, फर्जी है, गड़बड़ है, ये सही है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये फंडामेंटली फ्लॉड है। क्या, एक कम्युनल थिंकिंग। पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एस्पिरेशन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। उसने देखिए कम्युनलिज्म वो आप पढ़ रहे थे, कहा था कि देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम। एक कम्युनल व्यक्ति ये सोचता है कि एक धर्म के सभी लोगों के फंडामेंटल इंटरेस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिसको एनसीईआरटी काउंटर आर्गूमेंट देते हुए कहती है कि एक धर्म के सभी लोगों के सेम इंटरेस्ट और सेम एस्पिरेशन हर कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो सकते। एक परिवार में ही सभी लोगों की एक जैसी सोच, एक जैसी विचारधारा, एक जैसे इंटरेस्ट नहीं हो सकते। तो सोचिए एक धर्म में सभी लोगों के एक जैसे एस्पिरेशन, एक जैसे जो है इंटरेस्ट कैसे हो सकते हैं। तो वही बात कर रहा है कि ये जो बिलीफ ही है फंडामेंटली फ्लॉड है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक धर्म के सभी लोगों के सेम इंटरेस्ट और सेम एस्पिरेशन हर कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो सकते। एवरीवन हैज टू बी सेवरल अदर रोल्स, पोजीशन एंड आइडेंटिटीज। हर व्यक्ति की अलग अलग रोल्स होते हैं, पोजीशंस होते हैं, आइडेंटिटीज होती हैं। ये हमने देखा। देयर आर मेनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटीज। हर कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी आवाजें होती हैं, डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस होते हैं। तो कैसे आप सबको एक कर सकते हो। सो ऑल दिस वॉइसेस हैव टू राइट टू बी हर्ड। हर आवाज को अधिकार है कि उनको सुना जाए। अगर आप मान लेते हैं, अगर मैं एक धर्म का हूं और मैं इस स्पेशल धर्म का, मैं मान लीजिए कोई व्यक्ति हूं, स्पेसिफिक कोई रिलीजन है मेरा, तो मैं ये मानूं कि मेरे धर्म के सभी लोगों की थिंकिंग मेरी तरह है, ये फंडामेंटली फ्रॉड है। ये बिल्कुल बात क्या है, गलत है। क्योंकि सबकी अलग अलग आवाज़ें हैं, सबकी अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस, सबके अलग अलग रूल हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं, अलग अलग पोजीशंस हैं, सबकी अलग अलग आवाज़ें। उन सभी आवाज़ों को सुनाने का अधिकार उसके पास होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा मस्त सोच दिया, अगर मैं सुपीरियर पावर हूँ तो मैं सब पे इम्पोज कर दूँ कि हाँ हाँ हम लोग एक धर्म के एक जैसे सोचेंगे, एक जैसे काम करेंगे।
So therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in context other than religions is bounded to suppress many voices within their community. आप एनसीईआरटी बुक ओपन करके आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक एक टॉपिक पे ऑलरेडी इसी चैनल पर डिस्कशन सेशन अपलोडेड है, जिसको आप देख सकते हो। हम लोग दोबारा इसको डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि अगर आप ऐसा कोई अटेम्प्ट करते हो तो रीडिंग करने वाला काम आप खुद करिए ना, हम लोग फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। अगर कोई अटेम्प्ट ऐसा लिया जाता है ब्रिंग क्या करने के लिए, आर फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन कॉन्टेक्स्ट देयर, देन रिलीजन इज बाउंड टू सप्रेस मेनी वॉइसेस विद इन देयर कम्युनिटी। अगर आप एक धर्म के सभी लोगों को एक तरह बाउंड करके एक जैसी चीज़ों को लेकर चलाना चाहते हैं, तो उस ऐसा करने में, जैसे मान लीजिए मैं मान लूँ कि मैं जिस धर्म का हूँ सभी लोगों की थिंकिंग प्रोसेस एक है, मैं कानून जो लगाऊंगा सबका एक जैसे लगाऊंगा, सबको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि सबके इंटरेस्ट क्या है सेम। तो अगर मैं ऐसा करने का प्रयास करता हूँ, ऐसा मैं बाउंडिंग करता हूँ, तो समझिए ऐसा करते समय मैं बहुत सारी आवाज़ों को क्या कर दूंगा, सप्रेस कर दूंगा, बहुत सारी चीज़ें दब जाएंगी, बहुत सारी आवाज़ें, बहुत सारी जो एस्पिरेशन इंटरेस्ट जो होंगे लोगों की छूट जाएंगी। तो वही बात इसमें कर रहा है। तो अब ये पॉइंट हमने देख लिया, इसका काउंटर आर्गुमेंट, कम्युनिज्म के अगेंस्ट में काउंटर आर्गुमेंट हमने देख लिया कि ये जो कम्युनिज्म की थिंकिंग होती है पूरी तरीके से फंडामेंटली क्या होती है, फ्लॉड होती है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम देखेंगे कि कम्युनिज्म कैसे अलग अलग फॉर्म लेता है पॉलिटिक्स में, कि कम्युनिज्म अलग अलग फॉर्म कैसे लेता है पॉलिटिक्स में, कैसे लेता है हम इसको देखेंगे। पहली बात कि द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ द कम्युनिज्म इन एवरीडे बिलीव्स, हमारे एवरीडे बिलीव्स में ये देखने को मिलता है कम्युनिज्म। जैसे कि हम ये हमारे रूटीनली में इन्वॉल्व होता है कि रिलीजियस प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप ऑफ रिलीजन कम्युनिटीज एंड बिलीव दैट सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर। हमारा जो एवरीडे बिलीव्स है उसी में कहीं ना कहीं कम्युनिज्म देखने को मिलता है। हम अगर कोई धर्म है तो हम दूसरे धर्म के प्रति पहले से प्रेजुडिसेस रखते हैं, पूर्वाग्रह जिसको कहा जाता है, पूर्व की धारणा कहा जाता है, कि हम मान लेते हैं कि ये धर्म ऐसा है, ये अच्छा है, ये खराब है, हम पहले से ही सोच लेते हैं। हम हर दिन, ये हमारे रूटीन में इन्वॉल्व होता है, ये हमारे रूटीन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। साथ ही साथ हमारा उस धर्म के प्रति स्टीरियोटाइप पहले से बना होता है। साथ ही साथ जो है रिलीजियस कम्युनिटी और जो बिलीफ ये माना जाता है कि अगर मेरा धर्म सुपीरियर है तो उसका धर्म इन्फीरियर है, अपने धर्म को बड़ा उसके धर्म को छोटा, ये पहले से ही, मतलब हमारा एवरीडे जो बिलीफ्स है वो उसी में कहीं ना कहीं कम्युनिज्म हमें देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ एक कम्युनल माइंड ऑफन लीड टू ए क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन ऑन रिलीजियस कम्युनिटीज। एक कम्युनल माइंड कैसे अलग अलग फॉर्म्स लेता है पॉलिटिक्स में, जिसको हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे कि एक कम्युनल माइंड हमेशा लीड करता है क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस, मतलब पॉलिटिकल डोमिनेंस। वो हमेशा, एक कम्युनल माइंड हमेशा पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहता है, क्या, ऑन रिलीजियस कम्युनिटीज, अपनी रिलीजियस कम्युनिटीज का वो डोमिनेंस चाहता है। जिसमें कि हम देखेंगे अगर वो मेजोरिटी कम्युनिटीज में है तब वो जो है मेजोरिटेरियन डोमिनेंस करना चाहता है, जैसे कि सिन्हाला बुद्धिस्ट किए थे, मेजोरिटी में थे, डोमिनेंस कर लिए। अगर बात करें अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में है तो इट कैन फॉर्म अ डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। अगर वो कम है, माइनॉरिटी में है, तो अलग पॉलिटिकल यूनिट बनाने का प्रयास करेंगे, जैसे पाकिस्तान बना। अगर ज़्यादा है तो डोमिनेट कर लेगा, कम है तो तब भी साथ नहीं रहेगा, मतलब दोनों कंडीशन में वो साथ रहने का प्रयास नहीं करेगा अगर उस व्यक्ति के अंदर कम्युनलिज्म है। अगला पॉइंट है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी होता है, यानी कम्युनिज्म का अलग अलग फॉर्म पॉलिटिक्स में कैसे लेती है वो हम देख रहे हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन द रिलीजियस लाइंस एंड अदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म, ये जो अलग फॉर्म है, फ्रीक्वेंट फॉर्म है कम्युनिज्म का, जिसमें कि सेक्रेट सिंबल का यूज होता है। यानी पॉलिटिक्स में आप जानते होंगे अगर कोई धार्मिक नेता है, कम्युनल माइंड का नेता है, तो वो ऐसे सेक्रेट सिंबल्स का यूज़ करता है। तमाम जो रिलीजियस लीडर का यूज़ करता है, इमोशनल अपील करता है अपने धर्म के नाम पे कि ये चीज़ है हमारे धर्म, मतलब आप महसूस करिए इसको खुद, इसको बोला नहीं जा सकता और बोला भी जा सकता है, लेकिन आप इसको सोचिए कि कैसे आज के समय में जो तमाम लीडर्स हैं सेक्रेट सिंबल, पवित्र चिन्हों का यूज करके, मंदिर और मस्जिदों का, गुरुद्वारों का यूज करके, तमाम चर्च का यूज करके, हर चीज़ का यूज करके जो है कैसे इमोशनल अपील करते हैं, जिससे कि जो पब्लिक है वो इमोशनली उनसे क्या हो जाए, अटैच हो जाए। यानी कम्युनिज्म का यूज पॉलिटिक्स में देखिए कुछ इस तरीके से होता है, प्लेन फियर, डर दिखा के, अपील करके, और साथ ही साथ जो है वन रिलीजन को एक साथ पूरा एक पॉलिटिकल एरिना में ये सभी ग्रुप को एक साथ कलेक्ट करना चाहता है, एक धर्म के सभी लोग एक साथ हो जाए। तो कुछ इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो आप समझिए कि उस लीडर्स के अंदर कम्युनलिज्म है। क्या है, कम्युनलिज्म है। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होता है स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट ऑफ इमोशन ऑफ वोटर्स ऑन रिलीजन्स इन द प्रेफरेंस टू अदर, यानी कि इमोशनल अपील भी होता है धर्म के नाम पे कि ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ समटाइम कम्युनिज्म जो है अपना एक मोस्ट अगली फॉर्म भी ले लेता है, जो जिसमें कि कम्युनल वायलेंस, राइट और मैसेकर भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें इंडिया पाकिस्तान सफ़र करता है जब पार्टीशन का समय चलता है। उसके बाद भी, ये तो प्री इंडिपेंडेंस हो गया,
और वो इंडिपेंडेंस का समय हो गया। एक पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय भी देखें तो आज भी बड़े पैमाने पे कम्युनल वायलेंस होते हुए देखने को मिल जाते हैं, यानी धर्म के आधार पे तमाम हिंसाएं आज भी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो यानी कम्युनिज्म की वजह से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। कम्युनल की इस सभी चीज़ों के पीछे जो है अगर कोई रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, आइडियोलॉजी है, तो वो है कम्युनलिज्म। यानी कम्युनलिज्म अलग अलग फॉर्म कैसे पॉलिटिक्स में लेती है, तमाम चीज़ें करती है। तो अब ये है कि सोल्यूशन इसका क्या हम लोग लाएंगे, तो सोल्यूशन इसका क्या है, सेक्युलर स्टेट। यानी कि कम्युनलिज्म का जो सोल्यूशन है वो सेक्युलरिज्म है। क्या है, सेक्युलरिज्म है। करेक्ट, कम्युनिज्म वाज एंड कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए क्या है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है। द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। जो हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे वो इस चैलेंज से क्या थे, अवेयर थे। दैट्स वाई दे चूज द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट। इसीलिए उन्होंने भारत को एक सेकुलर स्टेट बनाया, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया, जिसमें कोई धर्म फॉलो करे या न फॉलो करे, इसमें किसी का संविधान का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। सो दिस चॉइस वाज रिफ्लेक्टेड इन द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट वर स्टडीड लास्ट ईयर। तो कुछ हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे वो इस प्रकार की समस्याओं से पहले ही परिचित थे, उनको लग रहा था कि ये सारी चीज़ें होंगी। इसीलिए उन्होंने जब भारत का संविधान जब लिखा गया तो भारत को एक सेकुलर स्टेट बनाया गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया। यानी कि यहाँ पे सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो किया गया, सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो किया गया। अब मन में प्रश्न आ रहा है कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। तो इस पिक्चर को आप देख के समझ सकते हैं कि जब रिलीजन को स्टेट से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, और जब रिलीजन को स्टेट से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, यानी कि राजनीति और धर्म दोनों साथ मिलकर काम करें तो कम्युनलिज्म। जब राजनीति और धर्म क्या हो जाए, आपके अलग हो जाए, जब राजनीति और धर्म क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो आपका ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए, तो यहाँ पे बनता है सेकुलर स्टेट। यानी सेकुलरिज्म रेफर टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी राज्य यानी सरकारों से धर्म क्या हो जाए, अलग हो जाए, यही आपका सेकुलर स्टेट कहलाता है। ऐसा स्टेट जिसमें धर्म का कोई इंटरफेरेंस न हो, इंटरवीन न हो, धार्मिक मामलों का इंटरवीन पॉलिटिकल मामले में ना हो। और पॉलिटिकल मामले सरकार में अगर कोई धर्म को अगर हम स्टेट से अलग कर दें, धर्म का मामला अलग हो, स्टेट का मामला अलग हो, सरकार गवर्नेंस का मामला अलग हो, लेकिन जब गवर्नेंस और रिलीजन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कम्युनिज्म शुरू हो जाता है। इट मीन्स दैट द स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द सिटीजन्स अमंग इट्स सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसका मतलब ये है, सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट होगा, शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किसके आधार पे, रिलीजन के आधार पे। किससे, अपने नागरिकों के बीच में, अपने नागरिकों के साथ वो धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। इट शुड नाइदर इनकरेज नॉट डिस्करेज द फॉलोअर्स ऑफ एनी रिलीजन। यानी कि ना ही वो इनकरेज करेगा, ना ही वो डिस्करेज करेगा किसी भी धर्म को। यानी तब जाके बनता है सेक्युलर स्टेट। क्या बनता है, सेक्युलर स्टेट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या थे उसको देखें कि देयर आर नो ऑफिशियल रिलीजन्स फॉर द इंडियन स्टेट। इसके लिए क्या क्या तमाम प्रोविजंस लाए गए, क्या बोल सकते हैं सेकुलर स्टेट के लिए, कि पहली बात तो हमारे इंडियन स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसा कि हमने श्रीलंका के केस में देखा था कि वहाँ का जो ऑफिशियल रिलीजन क्या था, बुद्धिज्म, क्योंकि जो मैक्सिमम मेजोरिटी थी वो सिन्हाला मेजोरिटी थी, सिन्हाला कम्युनिटी थी, और सिन्हाला जो है बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। इसलिए वहाँ का जो गवर्नमेंट, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो भी सिन्हाला कम्युनिटीज़ को फेवर करने के लिए बौद्ध धर्म को ही फोस्टर करती थी, उसको नरिश करती थी, उसको प्रोटेक्ट करती थी। तो उसी तरह इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं था, बल्कि वहाँ का रिलीजन था, लेकिन इंडिया कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे कि श्रीलंका में बुद्धिज्म है, इस्लाम जो है पाकिस्तान में है, क्रिश्चियनिटी जो है हमें इंग्लैंड में देखने को मिलती है। उसी जिस प्रकार से हर देश का अपना एक ऑफिशियल रिलीजन है, लेकिन इंडिया की बात करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी स्पेशल स्टेटस, किसी भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया। यानी किसी भी धर्म को, सभी सर्वधर्म समभाव की बातें कही हैं। सभी धर्म क्या है, समान रूप से हमारे यहाँ काम करते हैं। कोई भी ऑफिशियल रिलीजन भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखने को नहीं मिलता। The Constitution provided to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religions are not to follow any। हमारे संविधान ने कुछ इस तरीके से हर इंडिविजुअल को चीज़ें प्रोवाइड की है कि वो किसी भी धर्म को प्रोफेस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए क्या है, फ्री है। उस पर या तो
प्रैक्टिस करे, प्रोपगेट करे या प्रोफेस करे, प्रैक्टिस करे, प्रोपगेट करे या फिर नहीं करे, इसका कोई भी दबाव संविधान का नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट कर दिया है किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के आधार पर कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ये भी सिस्टम बने। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू इंटरवीन द मैटर ऑफ रिलीजन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विद इन द रिलीजन कम्युनिटीज। फॉर एग्जाम्पल इट बैन अनटचेबिलिटी। कभी भी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मशीनरी और जो गवर्नमेंट है किसी भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म को फॉलो कर रहा है, प्रोफेस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, प्रोपगेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस मामले में कोई इंटरवीन नहीं करेगी। लेकिन वहीं पे किसी धर्म के अंदर कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो उसको हैंडल करने के लिए जरूर इंटरवीन करती है इन द मैटर ऑफ रिलीजन टू ऑर्डर इंश्योर इक्वलिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी। उस रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर भी अगर कोई गलत काम हो रहे हो, कोई इन अनइक्वल प्रैक्टिस को जो है प्रैक्टिस किया जा रहा है, अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो उस इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट उस धर्म के आंतरिक मामलों में भी इंटरवीन करती है। अभी हमने पढ़ा कि इंटरवीन नहीं करती है, और फिर हमने पढ़ा इंटरवीन भी करती है। इंटरवीन प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट करने के लिए नहीं करती है, कि आप करिए चाहे मत करिए। लेकिन अगर किसी धर्म के आंतरिक मामलों में फैमिली लॉज के नाम पे या किसी भी कानून के नाम पे किसी भी कम्युनिटी के साथ, किसी भी सेक्शन के साथ, किसी भी वर्ग के साथ किसी धर्म के अंदर भी अगर भेदभाव हो रहा हो, तो उस भेदभाव को मिटाने के लिए सरकार उसमें इंटरवीन करती है। जैसे इस्लाम में ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया गया, बैन ट्रिपल तलाक, और हिंदुइज्म में आपका जो है बैन अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, इन सारी चीज़ों को क्या किया गया, बैन किया गया, क्योंकि ये हिंदुइज्म का मामला था। जब हिंदुइज्म का मामला था, लेकिन हिंदुइज्म के अंदर जो है ये एक सेक्शन के साथ, महिलाओं के साथ क्या हो रहा था, और एक कास्ट ग्रुप के साथ क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। तो इसको रोकने के लिए, इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर करती है। वहीं इस्लाम में ट्रिपल तलाक वाला मामला क्या था, महिलाओं के साथ फैमिली लॉ के नाम पे भेदभाव होता था, तो सरकार ने वहाँ पे भी इंटरवीन किया। यानी इंटरवीन तो नहीं करेगी, लेकिन अगर उस धर्म के अंदर भी कोई अनइक्वल प्रैक्टिस हो रही है, तो उसको इक्वलिटी में लाने के लिए, इक्वलिटी इंश्योर करने के लिए सरकार इंटरवीन करती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन तमाम प्रोविजन के थ्रू हमने देखा कि किस प्रकार से भारत में सेक्युलर स्टेट बने, यानी कि सेक्युलरिज्म जो है कम्युनिज्म का क्या है, सॉल्यूशन है। सेक्युलरिज्म क्या है, कम्युनिज्म का क्या है, सॉल्यूशन। सो अंडरस्टूड इन दिस सेंस, सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम प्रैक्टिस, पार्टीज और पर्सन, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। हम जानते हैं ये कोई पार्टी या फिर कोई पर्सन की आइडियोलॉजी नहीं है। कौन सी चीज़, सेक्युलरिज्म, ये बल्कि हमारे देश का फाउंडेशन है। हमारे देश का क्या है, फाउंडेशन। हमारा देश इसी पर ही टिका हुआ है, सेक्युलरिज्म पे ही हमारा देश क्या हुआ है, टिका हुआ है। कम्युनिज्म शुड नॉट बी सीन एज थ्रेट फॉर सम पीपल इन इंडिया, इट थ्रेटन इज द वेरी आइडिया ऑफ नेशन। कम्युनिज्म जो है, कम्युनिज्म के बारे में बोल रहा है कि ये सिर्फ जो है कुछ लोगों के लिए भारत में खतरा नहीं है, बल्कि इंडिया के लिए ही खतरा है। क्या, कम्युनलिज्म। ये जो एक आइडिया है सिर्फ पर्सन के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, कुछ कम्युनिटी के लिए खतरा नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए ही खतरा है। तो दैट्स वाई द कम्युनिज्म नीड टू बी कम्बैटेड, इसलिए जो है कम्युनिज्म को हराने की जरूरत है। और इसका सोल्यूशन है सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कम्बैट कम्युनिज्म। कह रहा है कि भाई सेकुलर स्टेट होनी चाहिए, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन ये भी इसके बारे में बोल रहा है कि नॉट सफिशिएंट टू कम्बैट कम्युनिज्म, ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कम्युनल जो प्रेजुडिसेस होते हैं, जो प्रोपेगेंडा होते हैं, नीड टू बी काउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ्स एंड रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन नीड टू बी बिकम काउंटर्ड इन द एरेना ऑफ पॉलिटिक्स। यानी कि पॉलिटिकल एरेना में जो जातिगत चीज़ें बड़ी हाईलाइट की जाती हैं, उसको कम्बैट करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो जरूरी है, लेकिन उससे भी सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि हमारे जो एवरीडे बिलीफ्स हैं हमें उसको बदलना पड़ेगा। और जो पॉलिटिकल एरिना में जिस तरीके से पॉलिटिकल रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन होता है, उसको भी नीड टू कम्बैटेड, यानी कि हराने की जरूरत है। यानी कि हम कंप्लीट टॉपिक रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को कंप्लीट पढ़े, जिसमें कि हमने देखा कि रिलीजन और पॉलिटिक्स क्या है, फिर रिलीजन और कम्युनिज्म देखा, और फिर कम्युनिज्म की थिंकिंग प्रोसेस कैसी होती है ये हमने देखा, और फिर उस पर एनसीईआरटी का काउंटर आर्गूमेंट देखा कि जो कम्युनिज्म की थिंकिंग है वो फंडामेंटली क्या है, फ्लॉड है। फिर हमने देखा कि कम्युनिज्म पॉलिटिक्स में कैसे अलग अलग फॉर्म लेता है, तो इसमें हमने 4 फॉर्म को देखा, और फिर हमने देखा उसका सोल्यूशन क्या है। तो कम्युनलिज्म का सोल्यूशन क्या है, सेकुलर स्टेट या फिर सेक्युलरिज्म। अब सेकुलरिज्म क्या होता है कि जब जो सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी कि रिलीजन से स्टेट क्या हो जाए, अलग हो जाए, स्टेट का मामला अलग हो, रिलीजन का मामला अलग हो, कि जब रिलीजन और स्टेट दोनों साथ मिल जाते हैं
और मिलकर राजनीति करते हैं, तब कम्युनिज्म वहाँ पे क्रिएट होता है। लेकिन जब सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट ऐसी कंडीशन आती है, तब समझिए उस देश में सेकुलर स्टेट है। और सेकुलर स्टेट में क्या क्या होता है, संवैधानिक क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, उसको हमने देखा। और फाइनली ये चीज़ देख लिया कि जो कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है या वो जो है सिर्फ और सिर्फ किसी पर्सन या किसी ग्रुप के लिए खतरा नहीं है, ये देश के लिए खतरा है। और वहीं भी जो सेकुलरिज्म के बारे में बोल रहा है कि सेकुलरिज्म जो है किसी पर्सन और किसी पार्टी का आइडिया नहीं है, बल्कि ये हमारे देश का फाउंडेशन है। इसलिए हमें संवैधानिक प्रावधानों के थ्रू हमें कम्युनिज्म को हराने की जरूरत है, और इसके लिए संवैधानिक प्रावधान की जरूरत है। लेकिन सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें एवरीडे बिलीव्स को भी बदलना पड़ेगा, और साथ ही साथ रिलीजियस बेस्ड मोबिलाइजेशन को भी पॉलिटिकल एरेना में हमें बंद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने जेंडर रिलीजन कास्ट के दो टॉपिक, जेंडर और रिलीजन जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को पूरी तरीके से क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब टॉपिक हमारा लास्ट शुरू होने वाला है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब जात के आधार पे क्या डिफरेंसेस है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर पढ़ लिया, डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पढ़ लिया, डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट अब पढ़ने वाले हैं। कास्ट वाला मामला क्या है, अरे कास्ट एंड पॉलिटिक्स इसके बारे में बोल रहा है कि जाति, ये मतलब एक ही धर्म के अंदर या फिर किसी भी सोशल सोसाइटी की बात करें तो जात के आधार पे जो भेदभाव होते हैं उस पर ये पूरा बेस्ड टॉपिक है, जिसमें कह रहा है वी हैव सीन टू इंस्टेंसेस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स। हमें पॉलिटिकल एरिना में दो प्रकार के हमें सोशल डिवीजन को देख लिया है। कौन कौन सा, एक जेंडर और एक आपका रिलीजन। दो प्रकार के डिफरेंसेस को, सोशल डिवीजन को हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। वन लार्जली पॉजिटिव एंड अदर लार्जली निगेटिव। जेंडर का जब एक्सप्रेशन हमने किया, जेंडर का हमने जब पॉलिटिकल एक्सप्रेशन किया तो उसका हमें क्या पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। वहीं पे रिलीजन का हमने जब देखा, तो उसका हमें नेगेटिव देखने को मिला, क्योंकि रिलीजन के नाम पे बड़ी ही गंदी राजनीति होती है। तो एक का हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला और एक का हमें क्या मिला, नेगेटिव रिजल्ट मिला। वहीं पे लेट अस टर्न टू आवर फाइनल केस। अब हम फाइनल केस यानी कास्ट के बारे में बातें करने वाले हैं, जिसको हम लोग दैट कास्ट इन पॉलिटिक्स दैट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। जिसके पॉजिटिव, अगर वहीं पे कास्ट की बात करेंगे तो कास्ट का जो आउटकम आपका पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। यानी कि आप इस तरीके समझ सकते हैं कि जेंडर को जब हमने पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया तो महिलाओं को तमाम अधिकार मिले, रिलीजन को जब पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया तो बड़ी स्थिति निगेटिव भी आई, और जब अभी कास्ट को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करेंगे तो इसका पॉजिटिव भी एस्पेक्ट आएगा और नेगेटिव एस्पेक्ट भी आएगा। अब वो क्या चीजें हैं इसको हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक है कास्ट इनइक्वालिटीज। कास्ट इनइक्वालिटीज क्या होती है इसको आप समझिए। कास्ट इनइक्वालिटीज क्या होती है कि जातिगत जो असमानताएं होती है जात के आधार पे। अगर बात करें कास्ट की, अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। जेंडर डिवीजन क्या है, यूनिवर्सल है। जेंडर डिवीजन क्या है, यूनिवर्सल है। और जो रिलीजन वाला है वो भी लगभग यूनिवर्सल है, किसी किसी देश में नहीं, मतलब यूनिवर्सल नहीं। लेकिन जो कास्ट बेस है वो स्पेशल टू इंडिया है। यानी इस प्रकार से स्पेशल टू इंडिया के बारे में बोल रहा है कि जो जातिगत असमानताएं हैं वो अक्सर हमें इंडियन पर्सपेक्टिव में ही देखने को मिल जाता है। इंडिया के लिए स्पेशल है जातिगत जो असमानताएं। आर सोसाइटीज हैव सम काइंड्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। हर सोसाइटी में तमाम प्रकार के सोशल इनइक्वालिटीज होती हैं, अलग अलग प्रकार के डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं। मोस्ट सोसाइटी की बात करें तो ऑक्यूपेशंस आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। ये आपका बेसिक थीम है इस टॉपिक का जो है बेसिक थीम है। यानी कि किस प्रकार से जातिगत भेदभाव होता है वो उसको हमें समझना है। तो इस 3 लाइन को हमें समझना पड़ेगा कि हर समाज में तमाम प्रकार के सोशल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट किया करती है, और उस तमाम इनइक्वालिटी अलग अलग फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू बनती हैं। कि वो अगर ये काम करता है तो उसका एक कैटेगरी बन गया, वो ये काम करता है तो उसकी एक कैटेगरी बन गई। और हम मोस्ट ऑफ द सोसाइटी की बात करते हैं तो जो ऑक्यूपेशंस है, जो व्यावसायिक सिस्टम है, काम करने की जो व्यवस्था है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है, वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक क्या होता है, पास करता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा भी होगा कि अगर कोई व्यक्ति सब्जी बेचता है तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी क्या बेचती हैं, सब्जी बेचती हैं। कोई कॉगलर है, जैसे कोई जूता बनाने वाला व्यक्ति मोची है, तो उसकी आने वाली पीढ़ियां अलग भी करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि वो भी जो ऑक्यूपेशंस है वो पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वो अगले जनरेशन में ऑटोमेटिक जो है पास आउट हो जाता है। कोई दाढ़ी बाल बनाने वाला व्यक्ति है, नाई है, तो वो उसकी जो पीढ़ियां हैं अपने आप उस चीज़ें सीख जाती हैं और उसको कर भी सकते हैं और करती भी हैं और नहीं भी करती हैं।
लेकिन जब इस चीज को फिक्स्ड कर दिया जाए कि अगर आप इस कास्ट के हैं और सिर्फ आपको यही काम करना है, तब यहाँ पे गलती हुई। आज के समय में ऑक्यूपेशनल मोबिलिटीज है, हर व्यक्ति जो है काम करता है, हर काम कर सकता है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब्जी भी बेच सकता हूँ, और मैं सब्जी बेच रहा हूँ तो मैं पढ़ा भी सकता हूँ। तो हर व्यक्ति हर काम कर सकता है, किसी काम को किसी जाति के साथ रिजिड नहीं किया गया है। लेकिन जो कास्ट सिस्टम की बात कर रहा है कि वो पैदा आपका यहीं से होता है, वर्क के आधार पे। हम जानते हैं कि जो ऑक्यूपेशन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, पास होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, जाता है। और जो कास्ट सिस्टम है वो इसी का एक्सट्रीम फॉर्म है, इसी का एक्सट्रीम फॉर्म है। कैसे? व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज? कह रहा है कि इन सिस्टम हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शन्ड बाय द रिचुअल्स। मेंबर ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप वर सपोज्ड टू फॉर्म अ सोशल कम्युनिटीज दैट प्रैक्टिसेस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशंस मैरिड विद द सेम कास्ट ग्रुप एंड डिड नॉट ईट विद द मेंबर फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप। कह रहा है कि कास्ट सिस्टम में शुरुआती दौर में अगर बात करें तो जो कास्ट सिस्टम है इसी का फॉर्म है, यानी कि ऑक्यूपेशनल जो ऑक्यूपेशन एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में पास होता है, उसी के एज अ रिजल्ट में कास्ट इनइक्वलिटीज हमें आज जो समाज में देखने को मिलती है। आज तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो आज दिखती थी लंबे समय तक जो कास्ट सिस्टम दिखा वो इसी का फॉर्म है। जिसमें कि हम अगर बात करें कि व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटी इन दिस सिस्टम की बात करें तो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शन्ड बाय रिचुअल्स। पारंपरिक रूप से वंशानुक्रम जो कार्य की जो व्यवस्था है वो क्या होता है, वही डिवीजन का कारण बनती है, वही डिवीजन को सैंक्शन करती हैं, और जिसकी वजह से जो सेम कास्ट ग्रुप होते हैं वो सपोज करते हैं कि उनकी एक सेम सोशल कम्युनिटीज है, और वो तमाम सिमिलर ऑक्यूपेशंस को भी वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, अपनी सेम कास्ट ग्रुप में शादी करते हैं, यहाँ तक कि दूसरे कास्ट ग्रुप में वो खाना तक भी नहीं खाते हैं। कुछ इस तरीके से कास्ट इनइक्वालिटीज हमें प्रेजेंट होते हुए देखने को मिलती है, और कास्ट इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके से हमारे सोसाइटी में आज प्रेजेंट भी है। लेकिन अगर बात करें कास्ट सिस्टम की तो वो किस पे आधारित है, बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। यानी जो आउटकास्ट ग्रुप है उनके साथ एक्सक्लूजन एंड वो क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। जो आउटकास्ट ग्रुप है उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसी पर बेस्ड है क्या, कास्ट सिस्टम। और इस कास्ट वर्स सिस्टम की बात करें तो इसमें समस्या और भी रिजिड फॉर्म में आती है जब इसमें इनह्यूमन प्रैक्टिस शुरू होती जाती है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको बोलते हैं, अछूत वाली जो व्यवस्था बोलते हैं, जब ये सारी इनह्यूमन वाली प्रैक्टिस शुरू हो जाती है तब कास्ट सिस्टम अपने रिजिड फॉर्म में आता है। और रिजिड फॉर्म में कास्ट सिस्टम हम समझ चुके हैं कि जो कार्य करने की सामाजिक व्यवस्था थी, सोशल डिवीजन था, हम ये काम करते हैं तो हम लोग की एक सेम कम्युनिटी है, हम लोग सेम कास्ट के, हम अपने कास्ट में शादी करेंगे, अपने कास्ट में बातें करेंगे, खाना खाएंगे, एक साथ रहेंगे, दूसरे मेंबर के साथ अपने इंटरेस्ट को शेयर नहीं करेंगे। तो यही कास्ट इनइक्वालिटीज, हर कास्ट क्या हो गया, बट गया। और इस कास्ट ग्रुप में मुख्य रूप से जब आपका डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आउटकास्ट ग्रुप के साथ होने लगा, इनह्यूमन प्रैक्टिस होने लगी, अनटचेबिलिटी होने लगी, तब दैट्स वाई पॉलिटिकल जो तमाम लीडर्स थे, सोशल रिफॉर्मर थे, जैसे कि ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी.आर. अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, इन्होंने एडवोकेट किया, दलील किया एंड वर्कड किया एक ऐसी सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने का इन विच कास्ट इनइक्वालिटीज आर एब्सेंट, जिसमें कि ये जिस तरीके से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सारी चीज़ें न हो, कास्ट इनइक्वालिटी क्या हो, एब्सेंट हो। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो कास्ट इनइक्वालिटी को हटाने के दो फैक्टर थे। एक तो आपने ये पढ़ लिया कि तमाम सोशल रिफॉर्मर जो कास्ट इनइक्वालिटी हमारे समाज में थी, यानी वर्क के आधार पे जो ऑक्यूपेशनल डिवीजन था उस आधार पे तमाम कास्ट बनती हैं और उसमें तमाम आउटकास्ट ग्रुप के साथ भेदभाव शुरू होता है। और इस भेदभाव को मिटाने के लिए तमाम सोशल रिफॉर्मर ने, पेरियार रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन लोगों ने काम किया ऐसे समाज को इस्टेब्लिश करने के लिए जिस समाज में कास्ट इनइक्वालिटीज न हो। ये तो पहला फैक्टर हो गया कास्ट को हटाने के लिए, कास्ट इनइक्वालिटी हटाने के लिए। Partially due to their efforts and partially due to the other socio-economic changes, caste and caste system in modern India have undergone great changes। यानी इनके कुछ इनके एफर्ट से और कुछ जो है सोशियो इकोनॉमिक चेंज की वजह से कास्ट और जो कास्ट सिस्टम है मॉडर्न इंडिया का वो उसमें कहीं ना कहीं अंडरगोन ग्रेट चेंजेस, तमाम परिवर्तन हुए। जैसे कि अब हमने पहला देख लिया किसके एफर्ट्स, जो सोशल रिफॉर्मर थे, यानी सोशल रिफॉर्मर की वजह से कास्ट और कास्ट सिस्टम जो है कहीं ना कहीं अंडरगोन ग्रेट चेंजेज हुआ। वहीं पे सोशियो इकोनॉमिक चेंज की वजह से भी कास्ट और कास्ट सिस्टम क्या हुआ, अंडरगॉन ग्रेट चेंजेज हुआ। अब ये सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस क्या है, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। अगर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, बड़े पैमाने पर शहरीकरण, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बढ़ती हुई शिक्षा, एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, हर व्यक्ति हर काम को कर रहा है। साथ ही साथ लैंडलॉर्ड की पोजीशन, विलेज वाले एरिया में लैंडलॉर्ड की पोजीशन क्या हुई, वीक हो गई। जो पुरानी धारणाएं थी कास्ट हायरार्की को लेके वो ब्रेकिंग डाउन हुई। इन सब चीज़ों के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था उसने प्रोहिबिट कर दिया किसी भी प्रकार के कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिक्स टू रिवर्स द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम, यानी जो रिवर्स कर दें हम, जो अन्याय हो रहा था इनके खिलाफ उसको बंद कर दें। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से कास्ट सिस्टम और कास्ट जो है हायरार्की टूटी। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन की वजह से कास्ट और कास्ट सिस्टम जो है कमजोर होता है। लिटरेसी रेट और एजुकेशन की वजह से कास्ट और कास्ट सिस्टम क्या होता है, कमजोर होता है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की वजह से आज हर व्यक्ति हर काम को करने के लिए फ्री है। साथ ही साथ जो है गांव के क्षेत्र में देखा जाए तो जो लैंडलॉर्ड थे, जो स्टीरियोटाइप और कंजर्वेटिज्म वाली आइडियोलॉजी से भरे पड़े थे, उनकी स्थिति क्या होती है, कमजोर होती है, जिसकी वजह से भी कास्ट और कास्ट सिस्टम क्या होता है, कमजोर होता है। ओल्ड जो नोशन थे कास्ट हायरार्की को लेके वो भी कम होता है। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थे उसने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड कर दिया, जिसकी वजह से भी कास्ट और कास्ट सिस्टम क्या होगा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कम होता है। लेकिन हम समझ गए कि इन दोनों चीजों की वजह से, पहला कौन सा, सोशल रिफॉर्मर, और दूसरी चीज सोशियो इकोनॉमिक चेंज, इन दोनों की वजह से कास्ट और कास्ट सिस्टम क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। लेकिन क्या वास्तव में खत्म हो गया कास्ट इनइक्वालिटी, तो इस पे हम लोग अब थोड़ा सा देखते हैं। कह कास्ट और कास्ट सिस्टम, थोड़ा सा इसको देखें। लिखा है कास्ट इनइक्वालिटीज येट कास्ट हैज नॉट गेट डिसअपीयर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया। कह रहा है कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करें तो आज भी कास्ट और कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से, ये कास्ट हैज नॉट डिसअपीयर्ड, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट ऑफ कास्ट हैव परसिस्टेड, कुछ ओल्डर एस्पेक्ट आज भी एग्जिस्ट किया करते हैं कास्ट सिस्टम वाले। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब, आज भी लोग अपने ही कास्ट में अपनी ट्राइब में शादी करते हैं। अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से आज भी has not ended completely despite constitutional prohibition। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन की बाद भी आज जो है, आज के समय में देखा जाए तो पूरी तरीके से अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हुई, लेकिन ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। कास्ट कंटिन्यू टू बी क्लोजली लिंक टू द इकोनॉमिक स्टेटस। आज के समय में देखा जाए तो कास्ट जो है क्लोजली इंटरलिंक रहता है इकोनॉमिक स्टेटस के साथ। तो अब हम पढ़ेंगे दो जो प्रमुख एस्पेक्ट है कास्ट इनइक्वालिटी को, हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब हम देखेंगे दो प्रमुख एस्पेक्ट, एक देखेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स और एक आपका देखा जाएगा पॉलिटिक्स इन कास्ट। ये दो लास्ट एस्पेक्ट इस चैप्टर के हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। कास्ट इन पॉलिटिक्स की अगर बात करें, कास्ट इन पॉलिटिक्स की अगर बात किया जाए तो लिखा है कि कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। देखिए कास्ट इन पॉलिटिक्स यानी जो राजनीति में जाति किस तरीके से अहम रोल अदा करती है। राजनीति में जाति यानी राजनीति में हमें जातिकरण कैसे देख, मतलब राजनीति जो है जातिग्रस्त हो जाती है, कैसे हो जाती है उसको हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। कैसे कह रहा है कि व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शन दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शन। देखिए राजनीति में जाति कैसे काम करती है, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि जब तमाम अलग अलग पार्टीज इलेक्शंस में खड़ी होती है, अपने अपने कंटेंडर्स को खड़ा करती है, तो उस वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी अपने दिमाग में कास्ट कंपोजिशन को जरूर ध्यान रखती है, उस इलेक्टोरेट के कास्ट कंपोजिशन को जरूर ध्यान रखती है और ऐसे कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है जो अलग अलग डिफरेंट जिस इलेक्टोरेट में जो कास्ट ज़्यादा होती है वहाँ से वही कैंडिडेट उसी कास्ट का खड़ा कर देती है हर पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि उसके दिमाग में है कि अगर उस जाति का व्यक्ति रहेगा तो मस्टर सपोर्ट पाएगा, और मस्टर सपोर्ट जो है उसको इलेक्शन में जीतने के लिए काफ़ी जरूरी है, जिसके लिए हर व्यक्ति कास्ट कंपोजिशन को जरूर ध्यान में रखता है। और गवर्नमेंट जब बनती है तो पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली टेक केयर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड अ प्लेस इन इट। और जब सरकार भी बनती है तो अलग अलग कास्ट और अलग अलग ट्राइब्स के लोगों को स्थान दिया जाता है कास्ट कंपोजिशन को दिखाने के लिए। देखिए हमारी पार्टी में आपकी भी जाति का व्यक्ति है, आपकी भी जाति का व्यक्ति है। दूसरा चीज किस प्रकार से राजनीति जो है जातिग्रस्त होती है। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट जब इलेक्शंस में खड़े होते हैं तो मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट, अपनी जाति को लेकर तमाम सेंटिमेंटल बातें करते हैं, इमोशनल अपील करते हैं। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी तो इस तरीके से जानी जाती हैं कि फेवर सम कास्ट आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव,
आज के समय में भी देखा जाए कि कुछ कास्ट तो ऐसे इस प्रकार से दिखती हैं कि जैसे ये जो पार्टी है विशेष करके इस जाति को ही रिप्रेजेंट करती है, इस जाति की ही पार्टी है, यानी पॉलिटिक्स में जाति एक अहम रोल अदा करती है। साथ ही साथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें और प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट की बात करें, इसने पॉलिटिकल जो लीडर्स को गियर अप कर दिया टू टास्क द मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट, कि हर व्यक्ति को क्या करें, वो मोबिलाइज करें। देखिए 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से अब आप किसी आउटकास्ट हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, कुछ भी हो, आप भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि हर पर्सन की 1 वोट उसको मिलता है और उस 1 वोट की 1 वैल्यू होती है, जिसकी वजह से हर एक पॉलिटिकल लीडर्स, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज, हर एक कंटेंडर्स हर कास्ट के व्यक्ति को समान वैल्यू देता है, क्योंकि उसको भी जीतना है इलेक्शन में, हर जात को लेकर चलना चाहता है। इट आल्सो ब्रॉट न्यू कॉन्शियसनेस एमंग द पीपल ऑफ द कास्ट दैट वर हिदरटू ट्रीटेड एज इन्फीरियर एंड लो। इसका एक फायदा भी होता है, जो कास्ट को अब तक जो है इन्फीरियर और लो कंसिडर किया जाता था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से आज उनको भी क्या, उनके अंदर भी एक नई चेतना आई है। उनको भी लग रहा है कि नहीं, मैं अगर जात किसी भी जात का हूँ, मेरे एक वोट की कीमत 1 है, तो मेरी भी डिमांड सुनी जानी चाहिए। उनके अंदर भी नई कॉन्शियसनेस आती है। So the focus on caste in politics can sometimes give an impression at that election are about the caste, nothing else, that is far from true। अब इस प्रकार से जो तीनों एस्पेक्ट को हमने देखा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने दिमाग में कास्ट कंपोजिशन को लेकर चलती है, हर एक ट्रेड का, क्योंकि इलेक्शन में खड़ा होना तो उसमें कितनी जातियां हैं, कौन सी जाति कितनी हैं, किस जाति के कितने हैं, किस जाति कितने हैं, इस कंपोजिशन को ध्यान में रखती है। और जब सरकार बन भी जाती है तब भी जो है अलग अलग कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव को, अलग अलग ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव को अपने यहाँ उस सरकार में स्थान देती है। साथ ही साथ जो है अगर कोई पॉलिटिकल कंटेंडर्स किसी जाति का है तो जब इलेक्शन में वो खड़ा होता है तो अपने कास्ट को लेके, कास्ट सेंटिमेंट को लेके इमोशनल अपील करता है। तो और साथ ही साथ कुछ यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो किस जात को ही लगता है वो रिप्रेजेंट करती हूँ, आप महसूस कर सकते हैं, अपने मन में एग्जांपल को सोच सकते हैं कि कुछ तो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो किसी लगता है किसी खास ग्रुप की ही है, किसी खास कास्ट ग्रुप की ही है, उन्हीं को ही बस रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से अब हर कास्ट ग्रुप को, चाहे वो आउटकास्ट हो चाहे कोई भी कास्ट हो, उसको मोबिलाइज करने का हर लीडर प्रयास करता है, जिसका फायदा भी है कि हर जो अब तक जो कास्ट इंफीरियर और लो कंसिडर होते थे उनके अंदर भी नई चेतना जागृत हुई है अपने कास्ट को लेकर। सो इसका मतलब हमें ये लग रहा है कि यार इलेक्शन में सिर्फ कास्ट ही सब कुछ है क्या, कास्ट इज एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स। लेकिन ये बातें एनसीईआरटी कर रही है कि दैट इज फार फ्रॉम ट्रू, ये बातें सच से बहुत आगे हैं। मतलब ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि इलेक्शन में सब कुछ जाते नहीं होती है। क्या अगर जाते ही सब कुछ होती तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला चीज, अगर जाते ही सब कुछ होती इलेक्शन में तो नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ 1 सिंगल कास्ट। कि आज तक देखा जाए तो कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें, कंट्री की बात करें, तो किसी एक सिंगल कास्ट ग्रुप की क्लियर मेजोरिटी नहीं है। और कोई व्यक्ति जीता है तो सभी प्रकार के कास्ट ग्रुप को वोट पाया है तभी जीता है। यानी सिंगल कास्ट ग्रुप की कोई क्लियर मेजोरिटी, पूरे देश की बात करें पार्लियामेंट्री की, तो किसी एक सिंगल कास्ट ग्रुप की क्लियर मेजोरिटी नहीं है। So every candidate and party need to win the confidence of more than one caste and community to win election। यानी इलेक्शन को जीतने के लिए मोर देन वन कास्ट ग्रुप का उसको सपोर्ट चाहिए। अगर कास्ट ही सब कुछ होता तो नो पार्टी विन द वोट्स ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटीज। तो क्या हर पार्टी एक अगर किसी कास्ट की है, किसी कास्ट की रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्या उस कास्ट के सभी वोट को पा देती है? तो लिख रहा है कि कोई भी पार्टी जो है एक सेम कास्ट या उस कम्युनिटी की सभी वोटर्स की सभी वोट को नहीं पा जाती है। अगर ऐसा होता, when people say that caste is vote bank of one party, it usually mean that large proportion of the voters from that caste vote for the party। अगर आप वोट बैंक बोलते हो कि ये कास्ट जो है इस पार्टी का वोट बैंक है या इस पार्टी का वोट बैंक ये कास्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कास्ट के सभी लोग उस पार्टी को ही वोट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस कास्ट के मैक्सिमम लोग उस पार्टी को वोट करते हैं। यानी कोई भी कास्ट जो है, कोई भी ऐसी पार्टी, नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ कास्ट कम्युनिटी। कोई पार्टी किसी एक कास्ट के सभी वोट को नहीं पा जाती है। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। अगर कास्ट ही सब कुछ होता तो हर पॉलिटिकल पार्टी उसी कास्ट से व्यक्ति खड़ा कर देती। अभी बीजेपी है तो बीजेपी भी अगर किसी क्षेत्र में मान लीजिए आपके पटेल ज़्यादा हैं, तो अगर पटेल ज़्यादा हैं तो पटेल को बीजेपी ने खड़ा कर दिया, तो सपा भी पटेल खड़ा कर सकती है, बसपा भी पटेल खड़ा कर सकती है, कांग्रेस भी पटेल खड़ा कर सकती है, सब लोग फ्री हैं। तो मेनी पॉलिटिकल पार्टी में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट इफ द कास्ट इज बिलीव टू द डोमिनेट द इलेक्शन इलेक्टोरेट इन द पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर भाई डोमिनेट करता वहाँ कास्ट है तो कास्ट को एक ही कास्ट के सभी लोग व्यक्ति, हर पार्टी एक ही कास्ट के लोग खड़ा कर सकती है। तो और दूसरी चीज
कि द रूलिंग पार्टीज एंड द सिटिंग एमपी एमएलएस फ्रीक्वेंटली लूजेज इन द इलेक्शन आर कंट्री। और हमने अक्सर देखा है, अगर कास्ट ही सब कुछ होता तो मान लीजिए मैं जिस कास्ट का हूँ उस कास्ट के पूरे वोट को पाके मैं एक बार एमपी और एमएलए बन गया, तो अब मैं जिंदगी भर उस कास्ट और मेरे कास्ट, अगर कास्ट ही सब कुछ होता तो अब भविष्य में मैं कभी हारूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं एक बार अगर अपने कास्ट के सभी वोट को पा गया तो जिंदगी भर मैं सभी उस कास्ट के वोट को पाता रहूंगा। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में देखा जाए तो जो सिटिंग एमपी और एमएलए हैं वो इलेक्शन में अक्सर हमें हारते हुए देखने को मिलते हैं। भले वो किसी कास्ट और उस क्षेत्र में उस कास्ट की ज़्यादा संख्या है और उस कास्ट के वोट पा के अगर वो जीत भी गया है तो आने वाले समय में वो हारता हुआ भी देखने को मिलता है। अगर कास्ट ही सब कुछ होता तो कभी हारता ही नहीं, एक बार जीत गया तो जीत गया, बात खत्म। सो दैट कुड नॉट हैव हैपेंड इफ द कास्ट एंड कम्युनिटीज वर फ्रोजन इन दर पॉलिटिकल प्रेफरेंस। अगर फ्रोजन हो जाता कि नहीं जो कास्ट है वो उस कास्ट के व्यक्ति को वोट दे देगी, फ्रोजन हो जाएगा, तो व्यक्ति कभी हारता नहीं। जबकि हम लोग देखते हैं कि रूलिंग पार्टी और सिटिंग एमपी एमएलए फ्रिक्वेंटली लूज इन द इलेक्शन। तो इस चारों पॉइंट्स के थ्रू हम ये समझ गए कि कास्ट इन पॉलिटिक्स, देखिए इंपॉर्टेंट तो होता है, समथिंग तो होता है कास्ट, लेकिन एवरीथिंग नहीं होता है। क्योंकि भाई हम जानते हैं कि किसी भी एक कास्ट का कोई भी, हमारे पूरे देश की पार्लियामेंट्री की बात करें तो एक सिंगल कास्ट की कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है। कोई भी पार्टी जो है एक कम्युनिटी के पूरे वोट को नहीं पा सकती। तमाम पॉलिटिकल पार्टी अगर ऐसा होता कास्ट ही सब कुछ होता तो एक ही कास्ट से सभी लोग खड़ा कर देते। दूसरी चीज़ की रूलिंग पार्टी के जो एमपी और एमएलए होते हैं फ्रिक्वेंटली हारते हुए भी हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब कास्ट ही सब कुछ नहीं होता है, कास्ट के अलावा भी डेवलपमेंट, विकास, मुद्दा, रोजगार, ये सारी भी चीज़ें होती हैं। ये हो गया हमारा कास्ट एंड पॉलिटिक्स। यानी हम लोग कास्ट एंड पॉलिटिक्स कंक्लूजन आ गया कि वाइल कास्ट मैटर्स इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सो डू मेनी अदर फैक्टर्स। कास्ट जो है मैटर तो करता है पॉलिटिक्स में, लेकिन और भी तमाम मैटर्स हैं जो मतलब और भी तमाम फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। द वोटर्स हैव ए स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द पॉलिटिकल पार्टीज विच इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट। वोटर्स के जो है अटैचमेंट वो एक पॉलिटिकल पार्टी से भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। मतलब एक उस नेता से ज़्यादा कभी कभी ऐसा होता है कि वोटर्स के जो अटैचमेंट होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी से भी बहुत ज़्यादा, पॉलिटिकल पार्टी से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। उस अगर कोई नेता खड़ा है, मेरे कास्ट का ही खड़ा है, तो मैं उसको नहीं दूंगा। अगर मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैचमेंट ज़्यादा है तो मैं उसको दूंगा। यानी वोटर्स के जो अटैचमेंट पार्टी से थोड़ा ज़्यादा ही होता है एज कम्पेयर्ड विद कंटेंडर्स की बात करें तो पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटीज हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। हम जानते भी सेम कास्ट और सेम कम्युनिटी के बीच में क्या इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से हम समझ चुके हैं कि बोला कि पीपल्स विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटीज हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। रिच एंड पुअर मेन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। भाई एक ही कास्ट के अंदर जो अमीर और गरीब है अलग अलग तरीकों से वोट करते हैं। और साथ ही साथ पीपल्स की बात करें, असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, पॉपुलैरिटी की रेटिंग को देखते हैं और तमाम चीज़ें भी मैटर करती हैं, तब लोग वोट करते हैं। सिर्फ कास्ट को देख के ही वोट नहीं कर देते हैं। तो ये भी चीज़ इसमें कही गई। अगला लास्ट पॉइंट है पॉलिटिक्स इन कास्ट। बात करें, वी हैव सो फार लुक एट व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स, बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज ओनली वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। Politics to influence the caste system and caste identities by bringing them into the political arena। और एक स्टेटमेंट शानदार लिखा हुआ है कि it is not politics that gets caste ridden, it is not politics that get caste ridden, it is the caste that get politicized, this takes several forms। यूनिट कह रहा है कि सिर्फ जो है राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, कास्ट इन पॉलिटिक्स हमने पढ़ा ना कि किस तरीके से राजनीति में जात घुसी हुई है। सिर्फ जो है राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, बल्कि कभी कभी जात भी क्या हो जाती है, पॉलिटिसाइज हो जाती है, जात के साथ भी राजनीति हो जाती है। कैसे, इसको हम इसमें देखेंगे। कास्ट अलग अलग तरीकों से पॉलिटिसाइज होती है। कैसे, क्योंकि हर जो कास्ट ग्रुप है वो अपने आप को बिगर यूनिट बनाना चाहता है और इनकॉर्पोरेट करके विद इन देयर नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विद इन देयर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। जो कास्ट ग्रुप उससे सब कास्ट उससे निकाल दिए गए थे, पहले वो हटा दिए गए थे, उनको भी ला के हर कास्ट ग्रुप अपने आप को बड़ी यूनिट बनाना चाहता है। राजनीति में जात में राजनीति, यानी जात के साथ अब राजनीति हो रही है। हर राजनीति जो पॉलिटिकल एरिना में जात के साथ भी राजनीति होती है। हर जाति को बड़ा बनाने का प्रयास चल रहा है। वेरियस कास्ट ग्रुप की बात करें, वो रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू कोलिजन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज टू एंटर इनटू डायलॉग एंड एसोसिएशन। तमाम जो कास्ट ग्रुप हैं रिक्वायर होते हैं कि वो एंटर करें इनटू कोलिजन। तमाम जातियां भी अब क्या बना रही हैं, जातियां जो कास्ट है वो तमाम कास्ट भी कोलिजन बना रही हैं अदर कास्ट ग्रुप के साथ, अदर कम्युनिटीज के साथ, जिसकी वजह से डायलॉग और नेगोशिएशन में भाग ले सकें। अब तमाम जातियां मिलके हर व्यक्ति, हर कास्ट, हर कम्युनिटी अपने आप को बड़ी बनाना चाहती है।
जिसकी वजह से तमाम जो है कास्ट ग्रुप के साथ, कम्युनिटी के साथ वो क्या करना चाहती है, कर रही है, कोलिजन कर रही है। और तमाम प्रकार के नए नए काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप भी हमें देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल एरिना में, जैसे कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड। जब बैकवर्ड फॉरवर्ड मतलब नई नई कास्ट भी बन रही है, बैकवर्ड बोल दिए तो जितने भी आ गए पिछड़ी जाति के सब लोग एक साथ हो गए, अब उसमें कोई पटेल कुर्मी यादव रहा ही नहीं गया, सब एक साथ हो गए। फॉरवर्ड बोल दिए सभी लोग, ब्राह्मण ठाकुर राय सभी एक साथ हो गए। यानी कि देखिए जाति के साथ भी राजनीति हो रही है, तो नए नए कास्ट ग्रुप भी बन रहे हैं जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड। यानी कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इन सम सिचुएशन एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंट इन पॉलिटिक्स गिव मेनी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ। देखिए कास्ट जब राजनीति में घुसती है, जब कास्ट, देखिए पॉलिटिक्स इन कास्ट हमने पढ़ लिया, अब ये कह रहा है कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, जब राजनीति में जात को स्थान दिया जाता है तो जो भी जातिगत जो असमानताएं पहले होती थी, जात के आधार पे जो डिसएडवांटेज और भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ होता था, अब उन व्यक्तियों को भी शेयर ऑफ पावर और स्पेस उनको भी राजनीति में मिल रहा है। क्योंकि भाई जात के आधार पे राजनीति हो रही है, उसको लग रहा है कि हम इस जात की बात सुनेंगे तो जात वाले भी हमारे सुनेंगे। तो जो जात को पहले आउटकास्ट ग्रुप माना जाता था, उनके साथ भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब उनको भी पावर में स्पेस में मिल रहा है, उनको भी स्थान मिल रहा है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगले बात करें कि कास्ट पॉलिटिक्स हैज हेल्प पीपल फ्रॉम दलित एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस इन द डिसीजन मेकिंग। यानी जो तमाम जो दलित और ओबीसी कास्ट ग्रुप हैं उनको बेटर एक्सेस जो है डिसीजन मेकिंग में दिलाने का प्रयास करती है ये राजनीति। मतलब हमने जब राजनीति कर दिया कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट को राजनीति से हमने जोड़ दिया तो फायदा हमें ये मिला कि हर व्यक्ति को जो है स्थान मिला। दूसरी चीज SC ST OBC जितने भी ये सभी कास्ट ग्रुप हैं इनको बेटर एक्सेस मिल रहा है डिसीजन मेकिंग में। और पॉलिटिकल जो तमाम सेवरल पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिमांड करना शुरू करती हैं, एजिटेशन करती हैं किसके लिए, कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पार्टिकुलर कास्ट के साथ न हो, उनकी डिग्निटी और उनका जो मोर एक्सेस लैंड रिसोर्स अपॉर्चुनिटी हर चीज़ का उनको एक्सेस मिले। इसके लिए तमाम पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं कि किसी भी कास्ट के साथ भेदभाव न हो। तो ये पॉजिटिव आउटकम है। वहीं पर निगेटिव आउटकम की बात करें तो एज इन द कास्ट ऑफ रिलीजन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द कास्ट आइडेंटिटी अलोंग विद इट्स नॉट वेरी हेल्दी इन डेमोक्रेसी। रिलीजन की तरह कास्ट को लेकर राजनीति करना भी जो है बहुत हेल्दी नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। ये डाइवर्ट कर देता है हमारे अटेंशन को तमाम ऐसे प्रेशर इशू जैसे कि पावर्टी, डेवलपमेंट और करप्शन जैसे मुद्दे से हम लोग को भटका देता है और हम लोग जात में ही लेके क्या होते हैं, उलझ जाते हैं। बात करें सम केसेस की, कास्ट डिवीजन लेड टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। कास्ट डिवीजन की वजह से तमाम समाज में टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और यहाँ तक कि वायलेंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमने कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स इन कास्ट, इन सभी एस्पेक्ट को क्लियरली क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। और आज हमने जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ये तीनों एस्पेक्ट का, ये जो तीनों डिफरेंसेस थे, सोशल डिफरेंसेस थे, इनको हमने पूरी तरीके से एक एक एस्पेक्ट टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या कर लिया, एक सेशन के अंतर्गत डिस्कस कर लिया। तो आई होप आप इसके सारे एस्पेक्ट को समझ पाए होंगे और तैयार भी कर पाए होंगे। और जितने भी एस्पेक्ट हमने आज इस सेशन पूरा क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। यानी जेंडर, रीजन, कास्ट, ये जो कि सिविक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है, इसके सभी एस्पेक्ट को टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आज हमने एक सेशन के अंतर्गत डिस्कस कर लिया। आई होप यू लाइक दिस सेशन। और अगर आपने आपको समझ में आ रहा है सेशन तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। अगले दिन हम मिलेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू, दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू। और बात करें अगर आपकी एजुकेशनल जर्नी की, तो आप शानदार तैयारी कर रहे होंगे, बोर्ड की प्रिपरेशन भी शानदार कर रहे होंगे। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मत रहिए। थैंक यू।